Well done, Samran. Congratulations. You are an Iron Man. जब बार्सिलोना देखा तो पता चला स्विम तो वहाँ का टफेस्ट स्विम माने जाता है, बट जब वो अल्ट्रा रेसेस करी, साइकिलिंग की अल्ट्रा रेसेस, मतलब कोई 600 किलोमीटर की रेस है, 1800 किलोमीटर तक की रेस करी, मुझे ऐसा दिखता था कि मेरा बेटा मेरे सामने है, अब मुझे जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। इस एपिसोड में सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने को मिलेंगी। हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग से लेकर न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पे सुनिए और समझिए। कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना थोड़ा बताएं तो एंड्योरेंस का स्टार्ट कहाँ से हुआ? जैसे पहली रेस क्या थी आपकी? देखिए, जैसे मैं कभी भी स्पोर्ट्स में था नहीं। स्कूल में मैंने नॉर्मल जो स्पोर्ट्स मीट होते हैं तो वहाँ जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं वो करता रहा। क्रिकेट स्कूल में खेला मैंने, बट जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे मैं आईटी फील्ड में था। मैंने पहले बीसीए किया, फिर एमसीए किया, तो मैं कंप्यूटर गेम से जुड़ गया था वहाँ के। तो फिर वो मेरा बैठने का काम हो गया। मैंने कंप्यूटर गेम्स खेले, मल्टीप्लेयर्स गेम होते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में मैं लग गया। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला और मैं कब वेट गेन करने लगा। जो आप चलते फिरते हो, जब छोड़ते हो तो वो आपको पता है कि फिर कैसे। एक पॉइंट आया, मेरी शादी भी हो गई थी 25 ईयर्स की एज में। अभी मैं 39 का हूँ, तो 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब मेरी शादी हुई, मुझे तब भी ध्यान नहीं रहा और मैं उसी में रहा कि सुबह ऑफिस जाना है, दिन भर गुजारना है, बस एक वो जो शेड्यूल, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो रही। तो मैं 90 केजीज पहुंचा। बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बीच में 2014-15 में, मतलब जब मेरे घर में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो मेरे बेटों से रिलेटेड। तो जब एक ऐसी विपत्ति आई घर पे या ऐसी समस्या आई, तो मतलब एक डिप्रेशन जैसा या कुछ माहौल बनता है, वैसा फीलिंग आई मेरे को। जब वो आई तो मैं पूरी तरह से नीचे और खाने लगा और घर में ऐसे पड़े पड़े मतलब मोटा होता जा रहा था। 95 केजीज तक मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि मुझे वापस फिटनेस की तरफ लाने के लिए। उसको फिक्र होती थी देख के, अरे यार ये तो ऐसे हो गए। जब मैं चल रहा हूँ तो सांस फूल रही है, जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ तो पता चल रहा है मुझे रुकना पड़ रहा है एक एक फ्लोर पे। तो वो मुझे बार बार बोलती थी कि तुम ध्यान दो, कुछ तो करो अपने लिए, कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करो, बोलती रहती थी। बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब आप ऐसे फेज में होते हो। एक ज़रूर चीज़ मैं बोलूँगा कि जब मैंने मूवी देखी थी मैं इंस्पायर हुआ उससे मतलब हो सकता है ये फ़नी हो, बट मैंने सुल्तान मूवी देखी थी तो मुझे उसमें थोड़ा सा कनेक्शन फील हुआ एक जगह पे, कि उसकी लाइफ में भी एक डाउनफॉल आया किसी वजह से जो मुझे मैच कर रहा था। फिर उसको ओवरकम किया और वो तो मैंने 4-5 बार वो देखी, मुझे लगा यार जिम जाना चाहिए। वहाँ से मैंने स्टार्ट करी। फिर मैं जिम जाना स्टार्ट किया मैंने धीरे-धीरे। थोड़ा वहाँ पे लगा कि हाँ, मैं रेगुलर हो गया हूँ, कंसिस्टेंट हो गया हूँ। महीने, 2 महीने, 6 महीने में जिम जाता रहा। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि इतनी ईज़िली नहीं पड़ता जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करो और बाकी चीज़ें ऐड नहीं करो। तो बस मैं रेगुलर था, इतना था। फिर एक दिन किसी ने सजेस्ट किया कि चलो साइकिल चलाते हैं। तो किसी से उधार माँग के साइकिल स्टार्ट करी कि चलो यार आज तुम दे दो, तुम लाए हो साइकिल तो मैं भी देख लेता हूँ चला के। मैंने भी 1-2 किलोमीटर चलाई साइकिल। तो कौन से साल की बात होगी? ये 2018 की बात है। 2017 की बात है, सॉरी। तो साइकिल 2017 में मैंने पहली बार किसी फ्रेंड से लेके साइकिल उधार की थोड़ी-सी चलाई थी। मतलब 15-20 साल बाद, स्कूल के बाद समझो 2002 में मेरी स्कूलिंग हो गई। 2000 में मेरा 10th हुआ था जब से मैंने साइकिल छोड़ दी थी। 11th क्लास से मैं बाइक या कुछ चलाने लगा था, हीरो पोक ऐसा, तो मैं छोड़ चुका था। बट मैंने 15, 17, 18 साल बाद वो साइकिल, एक फ्रेंड आया तो उससे लेके वो जब चलाई तो वहाँ से एक स्टार्ट हुई मेरी। कोई सोच नहीं सकता कि मैं रेगुलर हो जाऊँगा या नहीं, बट मेरे मन में आया कि यार ये मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में, चलो आज वीआईपी पे थोड़ी-सी चलाइए। मैं चला गया लेने साइकिल। तो जब मैं साइकिल लेने पहुँचा वहाँ पे तो 8,000 की मैंने साइकिल ली, जो मुझे बहुत ही महंगी, 12,000 की मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता था साइकिल इतनी महंगी हो चुकी हैं। हम तो समझते थे 2,000 2,500 की साइकिल आती है। जब लेने पहुंचे तो वो 12,000 15,000 की साइकिल थी। तो मैंने कहा यार ये 12,000 की साइकिल। मेरे दोस्त बोलते मुझसे, क्या पागल है यार, ये क्यों इतनी महंगी साइकिल ले रहा है, अपन सस्ती लेते हैं। 8,000 की, ना साइज का पता ना कुछ पता। एक्चुअली साइंस है हाँ, साइकिल में, आपको पता है कि साइज भी और सब चीजें प्रॉपर फ्रेम होनी का चाहिए, स्टाइल सब और सब 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 कुछ। बिल्कुल। तो कुछ नहीं पता, एक 8,000 की साइकिल लेके आ गए आराम से घर पे। उसे खूब चलाया। इतना चलाया कि एक दिन चलाते-चलाते मैं कुछ सीहोर रोड पे निकल गया और 50-60 किलोमीटर चला गया और
रोने लगा मैं वापस आने में, मैं लिटरल खड़े होकर रोया आंसुओं से कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा आज शायद। तो मतलब वो ऐसी बात थी कि 50-60 किलोमीटर चलाना बहुत बड़ी बात थी उस दिन। वो मैं निकल गया था फ्लो में, वरना मैं 10-15 किलोमीटर चलाने लगा था। संडे वन विहार जा रहा हूँ या वीआईपी रोड जा रहा हूँ, मेरे पुराने इसमें आप एप्लीकेशंस में रिकॉर्डेड है वो उस टाइम की राइड्स, तो वो 10 किलोमीटर की बहुत सारी राइड्स रिकॉर्डेड है। वो एक लॉन्ग राइड हुई, वहाँ से मैं फिर घर आया। फिर मेरे पास 1-2 ऑप्शन थे, मैं अब हमेशा के लिए साइकिलिंग छोड़ दूंगा या फिर मैं इम्प्रूव करूंगा। मैंने जाके वो 12,000 की जो पसंद आई थी वो साइकिल ले ली। तो एप्लीकेशन आपने मेंशन किया, तो आप क्या फोन से रिकॉर्ड करते थे? फोन में रिकॉर्ड करता फोन था में मैं। ऐसे चालू कर, हाँ, ट्रैकिंग फोन चालू में कर जो देते थे। जीपीएस होता है मैं उससे हाँ, रिकॉर्ड करना है। वो भी मुझे धीरे धीरे पता चला कि यार हम चलाते हैं, तो ऑनलाइन नेट पे देखा कि यार ऐसा कुछ होता है, तो हम हाँ। रिकॉर्ड करने लगे। तब मुझे पता भी नहीं थी कि इसकी फेमस एप्लीकेशंस कुछ और होती हैं। जो मिली अपन हाँ, ने नहीं, साइकिलिंग एप्लीकेशन सर्च करके और उसमें रिकॉर्ड करा। तो उस टाइम पे शायद मेरे राइड विद जीपीएस या किसी मैप माई राइड ऐसी कोई एप्लीकेशन में My उस Ride। टाइम की रिकॉर्डेड है। तो वो शुरुआती दौर की उसमें है। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने एक और साइकिल ली, फिर अच्छी ली, फिर मैं चला। मतलब की पॉइंट था कि कंसिस्टेंट था मैं। जब मुझे लगा कि 2 ऑप्शन है, या तो छोड़, जहाँ सबके पास आते हैं वो हाँ। 2 ऑप्शन सबके पास आते हैं एक पॉइंट पे कि यार ये करो अब या नहीं करो, तो मैंने आगे बढ़ा। अच्छा, इसमें एक रोल और बहुत बड़ा था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे साथ 10 लोगों का ग्रुप था, मेरे कजिन्स थे, सब लोग थे। संडे वन विहार पे राइड करते थे। तो हमने धीरे धीरे वो कम होते गए, 10 से वो 8 का ग्रुप बचा, 8 से 6 का, 6 से 4 का। और एक दिन वो जब लास्ट डे था तो 2 का ग्रुप था वो। तो मैंने लास्ट उस दिन उसको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई चले, संडे आ गया। क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता था संडे का कि संडे आएगा, मैं साइकिलिंग करूँगा, माइंड फ्रेश होगा मेरा, पूरे हफ्ते काम करेंगे। उसने बोला भाई मैं नहीं जा सकता आज। अब मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं छोड़ दूँ आज नहीं जाऊँ या फिर मैं चला जाऊँ। तो उस दिन मैं अकेला पहली बार निकला। बस वो उसके बाद फिर मैंने कभी फिर किसी के सहारे की ना ज़रूरत पड़ी, ना मैंने कभी सोचा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर लोगों से बोलता हूँ, जब मुझसे कोई ट्रेनिंग की या टिप्स की भी बात करता है तो मैं यही बात बोलता हूँ कि डिपेंडेंसी मत रखो। 2 लोग अगर सुबह रनिंग करने जाते हैं, अगर एक बंदा नहीं उठ रहा तो आपको जाना है। आप उसके पीछे मत अपनी रनिंग छोड़ो कि मैं नहीं जा रहा यार, वो नहीं जा रहा। होता है जिम जाते हैं, यार मेरा पार्टनर नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँ। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि भाई आपको करना है, आप अकेले करो। सबसे अच्छी बात ही इसमें ये है, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस सब में कि आपको पार्टनर की जरूरत नहीं है। नहीं सबसे है। अच्छी बात ही यही है, तो फिर डिपेंडेंसी क्यों बढ़ाना? बिल्कुल। क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स एक्चुअली होते, देयर आर लॉट ऑफ फन, पर उसमें यही है कि डिपेंडेंसी है कि लोग नहीं मिले तो फिर नहीं नहीं खेल कर पाओगे। पाएंगे। कम से कम But एक इसमें ऐसा opponent नहीं तो है। चाहिए ही रहता है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो बस ये होता है कि जब आप शुरू कोई कर रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं अकेले कैसे करूं, मैं अकेले कैसे चलाऊं साइकिल, या तो कोई एक ग्रुप बन जाए या कोई एक मिल जाए इंसान, तो उससे वो स्टार्ट तो हो जाता है। ये एक सपोर्ट, स्टार्टिंग के लिए system, हाँ। सपोर्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद एक बार आदत बन जाए तो फिर तो तो कोई फिर वो ही आपको नहीं। करते रहना है बस। जब आपने दूसरी वाली साइकिल खरीदी थी तब किसी से सलाह मशवरा करा था कि कौन सी लेनी चाहिए? तब नहीं, तक कोई मिल चुके तब थे भी नहीं राइडर्स मिला। वाइडर्स? एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैंने बताया कि मेरी पहली राइड मैंने सीहोर रोड पे करी। हाँ। तो जब मैं सीहोर रोड पे मैं फिर अक्सर जाने लगा, सीहोर रोड पे मुझे राइडर्स दिखने लगे हाँ। थे। जो उस टाइम 2017 दिसंबर की बात होगी, तब मुझे लोग दिखने लगे थे वहाँ जर्सी पे, वर्सी पहन के, हाँ बिल्कुल एकदम, और ऐसे आते थे साइड से और जूम से ऐसे निकल जाते थे। और मैं देखता था, अरे यार ये कैसे जा रहे, इतने पतले पतले टायर है हाँ। इनके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पीछे पैडल मार रहा हूँ, मेरे को लगा मुझे पकड़ नहीं पा रहा हूँ उनको। तो मैंने कोशिश भी करी, बट मेरा इंटरेक्शन हो नहीं पाया उन सबसे जो राइडर्स थे ना। बट लकीली एक जगह मुझे एक राइडर मिले, एजाज भाई। फिर उन्होंने मुझसे, मतलब मैं जब चला रहा था या घूम रहा था तो वो मिले, उन्होंने इंटरेक्शन किया, ही एडेड मी इन अ ग्रुप कि ठीक है हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप है, हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक उनका बेसिक्स, जिसमें बड़ी बेसिक से डिस्कशंस होते हैं, बहुत ही ऐसे प्रो साइकिलिस्ट भी नहीं है, मतलब हाँ है, बहुत सारे अच्छे भी हैं, सब हैं, बट स्टार्टिंग करने वाले। तो उसमें मैं मेंबर बना ग्रुप, वहाँ से चेंज हुआ है सब कुछ। वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि यार ग्रुप राइड हो रही है कहीं पे। पहली ग्रुप राइड का मुझे पता चला, मैं पहुंचा तो वहाँ 6 लोग थे। इंटरेक्शन हुआ, मैं अकेला पहुंच गया, ठीक है, मैं मैसेज पढ़ा कि यहाँ पे एक राइड है, मैं अकेला पहुंच गया हूँ। वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ मैंने जब करा, बातचीत करी, तो ठीक है, स्टार्ट हुई, एक राइड हुई, थोड़ी देर उन्होंने मुझसे बात भी करी, बट वहाँ से शुरुआत हो गई एक। बट जब तक मैंने किसी से कोई सलाह नहीं ली थी। फिर उसके बाद फिर अच्छे लोग मिलते गए, दोस्त मिलते गए, फिर मैं एक से दूसरे अच्छे और ग्रुप्स में आया, फिर कई लोग मिले, फिर वहाँ से सीखना शुरू हुआ।
तो स्टार्ट हमारा साइकिलिंग से हुआ आपका? हाँ 2017 के एंड में मैंने चलाई और 2018 में मैंने एक इवेंट भी करा पहला, कौन सा BRM 200 ब्रेवे करा? करी एक 200। जब मैंने 50 तक मैक्सिमम चलाई थी, इतना अच्छा देखिए ना आपको सपोर्ट सिस्टम, ये जब आप कुछ चाहते हो ना तो आसपास लोग भी अच्छे होते हैं, पुश कर रहे थे। जब मैंने एडवर्टाइज पढ़ा कि एक 200 किलोमीटर की BRM हो रही है, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी क्या होता है यार 200 किलोमीटर BRM। पता चला एक राइड होती है जो आपको फुल फ्लैश उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए करना। मैंने ग्रुप पे लिखा मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो लोगों ने बोला हाँ क्यों नहीं कर सकते हो भाई, कर सकते हो करो। मैंने कहा मेरे पास तो MTV है ये, हाँ इससे भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक ये सारे चीज़ें समझ में आ गई थी कि और अच्छी बाइक होती हैं, फास्ट बाइक होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। लोगों ने बोला चढ़ाया, मैं चढ़ा और मैंने घर में बिना बताए वो राइड रजिस्टर कर दी। क्योंकि घर वालों को अगर बताए थे कि 200 किलोमीटर साइकिल पे जा रहे हैं तो वो तो चेन से बांध देते हो गया, मना ही वैसे ही हो जाता वही खत्म हो जाती कैंसिल। तो बिना बताए मैं चला गया राइड पे। फोन आया तो बोला हाँ दोस्त के इधर हूँ, आता हूँ शाम तक। मगर शाम को जब पता चला कि 200 करके जाते हैं तो क्या हालत हो। पहली जब 200 करके पहुंचे तो लड़खड़ाते हुए जैसे पहुंचे, घर वालों को बताया, फिर खूब सुना, एक सुनी बातें, बट वो स्टार्ट हो चुका था फिर। तो आपने एक रेगुलर माउंटेन बाइक से 200 किलोमीटर्स वो BRM कंप्लीट करी 50 किलोमीटर की मैक्सिमम राइड के बाद मैं सीधे 200 पे, क्योंकि जब 100 किलोमीटर की राइड ही नहीं होती थी ब्रेवे में। जब सबसे छोटी राइड 200 होती थी, 200, 300, 400, 600 ये राइड्स होती थी। अब तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए 100 और 150 स्टार्टर्स के लिए, लोगों के लिए। तो वो 200 मैंने कर ली थी, वो पहला बट इवेंट उसके था। पहले आपने ट्रेनिंग में भी 50 से ज्यादा नहीं करा चलाई था? थी, मैक्सिमम 50 चलाई थी, सीधे 200 चलाई उसके बाद। वाओ। और वो 200 मैं जानता हूँ कि मेरे को कितनी, जब मेरे पास पैडेड शॉर्ट्स नहीं थे, मतलब मुझे नहीं पता था कैसे मैं अपने नॉर्मल स्पोर्ट शूज जो पहनता हूँ उसमें मेरे पास रनिंग मतलब कोई रनिंग तो खैर मैं करता ही नहीं था जब, बट एक नॉर्मल जो स्पोर्ट शूज पहनते हैं हाँ उसी से मैं गया, T-शर्ट पहना। अगर उसके फोटोज देखोगे तो नॉर्मल T-शर्ट लोअर ऐसे दिखेगा आपको, उसमें कोई जर्सी भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो जर्सी। तो न्यूट्रिशन वगैरह कैसे करा? पता ही नहीं था व्हाट इज न्यूट्रिशन। अच्छा अच्छा, अरे बाप। व्हाट इज हाइड्रेशन। तो कितने घंटे लगे? वो मैंने करा था, उसका कट ऑफ 13.5 घंटा था, वो 12 घंटे नहीं, सॉरी 13.5 घंटे था। वो मैंने 13 घंटे 15 मिनट में करी, कुछ 10-15 मिनट पहले मैं पहुंचा था। उसका कट ऑफ था इवनिंग में 7:30 और वो मैं 7:10 15 मिनट पे मैं पहुंचा था वहाँ पे। वो भी बड़ी मुश्किल से कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ऐसा चल रहा था रास्ते में। तो ऐसी थी वो पहले। तो और कोई रास्ते में आसपास आपके साथ नहीं था कोई और स्लो वाला कोई जिसके साथ आप नहीं लग इतने गए? स्लो तो नहीं थे सब लोग, हाँ बट ये था कि कोई ना कोई हाँ थे साथ में, लोग थे जो कर रहे थे प्रॉपर आराम से। क्योंकि वो जो राइड थी ना उसमें 7-8 लोग नए थे जिन्होंने मतलब उनकी पहली 200 BRM थी। तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। जब आप 200 किलोमीटर किसी के साथ करते हो और आप जब लोगों से 200 किलोमीटर 13 घंटे बात करते हो ना, तो वो आपका एक बहुत अच्छा बन जाता आप है उनसे ऐसे डिस्कशंस कर लेते हो और बातें शेयर कर लेते हो जो आप कई बार नहीं करते और जगह पे। तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है जब आप वर्कआउट किसी के साथ या कुछ कर रहे हो। तो इस टाइम पे भी आप हेवियर साइड पे थे? यस, उसके फोटोज भी हैं। मतलब हाँ थोड़ा कम हो चुका था मैं जिम विम से और इससे, बट ये कि 85 था जब भी। मतलब नो पैडिंग, नो नथिंग, नो न्यूट्रिशन। तो उसमें BRM में तो सब खुद का ही रखना पड़ता है ना, वो भी कुछ नहीं देते। तो मैंने क्या किया, मैंने वहीं सीखा ना। लोग जहाँ रुके मैं रुका। किसी ने कुछ निकाला खाने का, किसी ने अपनी एनर्जी बार निकाली, किसी ने ड्राई फ्रूट्स निकाले, कुछ ऐसे सब अपना। तो मेरे को समझ में आया कि ये भी है, तो किसी ने शेयर कर दिया, कुछ मैंने खा लिया। कहीं रुक के पोहा खा लिया, एक जगह रुक के पूरा लंच कर लिया, पूरा ब्रेकफास्ट कर लिया। मतलब ऐसे तो वो रही थी पहली राइड। और कहाँ से कहाँ गए थे आप? भोपाल से स्टार्ट हुई? ये यहाँ से भोपाल से स्टार्ट हुई थी आपकी साइकिल वर्ल्ड जो है अरेरा कॉलोनी में जी। और फिर वो बाईपास से, भोपाल बाईपास से राय से सीओ इंदौर रोड पे आ गई थी। पूरा वो 60 किलोमीटर का ऐसे लेके और फिर तकरीबन 40 किलोमीटर और कहीं, देन फिर सेम रूट वापस रिटर्न। तो वो 200 किलोमीटर ऐसे कम। वाह। आप अकेले थे क्या माउंटेन बाइक? उस दिन मैं अकेला था माउंटेन बाइक पे। मेरे साथ जितने भी लोग थे उसमें नए वाले जो थे उनके पास भी रोड बाइक्स थी और कुछ हाइब्रिड बाइक्स थी, बट माउंटेन बाइक वाला मैं उस दिन अकेले। तो जब मैंने कंप्लीट करी तो मेरे जितने भी उस ग्रुप के लोग थे सबने मुझे बहुत शाबाशी टाइप्स दी कि अरे बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो यू आर लाइक किंग ऑफ MTV कि तुमने MTV से करी, मतलब मोटिवेट करने के लिए। हालांकि उनके लिए पता था उन्हें कोई ऐसी कोई बड़ा काम नहीं करा, बट लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको मोटिवेट करते हैं और बढ़ावा देते हैं आगे। नहीं बड़ा काम है 13 घंटे साइकिलिंग चलाना।
मैं तो अभी 100 किलोमीटर का सोच रहा हूँ, उसी में मुझे लग रहा है अरे मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, 4 महीने आगे सोच रहा हूँ करने का, तो अब मुझे लग रहा है इतना सोचना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मेरे तो बस वाह ऐसा है, यार, क्या 10-5 दिन पहले मेरे को लगा कि मैं कर लूंगा, मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, बढ़िया है करो, मैंने कहा ठीक है, मैंने रजिस्टर कर दिया, पहुंच गए, बस हो गई वो। ऐसे कई लोगों की स्टार्ट हुई उस दौर में। आज के टाइम में बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, अब हम जैसे कि मैं हूँ या और भी बहुत सारे लोग हैं, अब ये दिखते हैं, लोग एक दूसरे को जानते, लोग पूछ लेते हैं कि यार क्या कर सकते हो। उस टाइम में इतने लोग ना अवेलेबल होते थे ना मिलते थे कि क्या बताया जा सकता है इस बारे में। तो मेरा जो अप्रोच है ना कि मैं दूसरों को बताता हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि अगर मैंने वो गलती करी या मैंने वो प्रॉब्लम फेस करी उस टाइम पे, तो मैं चाहता हूँ ये लोग का कट ऑफ हो जाए ये चीज़ें और लोग डायरेक्ट इस लेवल पे आ जाए। बस मेरा यही पर्पस होता है कि लोग ये गलतियां ना करें और इतने धीमे धीमे नहीं आए जो मेरे को 5 साल लग गए ऐसे पहुंचते पहुंचते। तो मैं जब कर सकता हूँ हेल्प तो कर दूं, मैं ढूंढ ढूंढ के बताता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं कि लोग मेरे पास ही आए, मैं उन तक पहुंच जाता हूँ कि नहीं यार ऐसा करो ऐसा करो। नहीं, बहुत ही बढ़िया माइंडसेट है ये। तो अब 2018 में आपने एक इवेंट कर लिया, BRM करी एक BRM 200, ये पहला लाइफ का आपका ऑफिशियल इवेंट, एंड्योरेंस इवेंट मान ले। उसके बाद फिर मैंने 200 BRM एक आध और करी, फिर उसके बाद 100 और 150 इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो मैंने फिर वो कंटिन्यू करी। 2019 में आ गए। हाँ, अब 2019 जब शुरू हुआ, 2020 में लॉकडाउन लगा था कोविड, 2019 में मैंने माइंड सेट किया था कि मैं अब आयरन मैन करूंगा, जब मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। देखिए 2018 की बात है जब मैं ये साइकिलिंग और ये सब कर रहा था, और जब शुरुआती इसमें था फेज में, तो मैं एक इवेंट में था, एक छोटा सा कहीं शायद किसी उसने करवाया था एक इवेंट, तो उस इवेंट में था, तो मैंने प्रवीण सपकाल सर को पहली बार देखा था वहाँ पे, और वो स्टेज पे थे और वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि ही इज एन आयरन मैन। तो मैंने कहा यार आयरन मैन मतलब बहुत ही, हम तो मार्वल्स को जानते थे आयरन मैन, और हम तो भाई मार्वल्स के फैन हैं, हमने कहा इन्हें तो देखना चाहिए यार, ये कैसे मार्वल है यार भाई बिल्कुल। तो भाई हम बड़े जल्दी से आगे बढ़े, हमने कहा देखें यार कौन है, और मेरे को यार ये आयरन मैन, मैं अपने फ्रेंड से बोला, मैंने कहा यार ये आयरन मैन है, ठीक है, अब जो भी हो अपन को तो पता भी नहीं आयरन मैन क्या होता है, बस ये आयरन मैन है, और एक टाइटल सुन के खुश कि यार ये है, वो है भी बढ़िया, हाँ, लंबे चौड़े और बहुत ही सही दिखते भी है पर्सनैलिटी। तो भाई मैंने अपने दोस्त से कहा यार फोटो तो ले ले यार एक। अब मैं थोड़ा क्या शर्माता था, तो मैं वो बोलता अरे चलो ठीक है चलो लेते हैं, वो लेके गया मुझे स्टेज पे, ऐसे चढ़ गए हम लोग, इधर उधर से भीड़ हो गई एकदम, जब वो बाद में कुछ होता है फोटो सेशन हो रहा है हर बार, मैं भी घुस गया उसमें, उन्होंने कहा फोटो लेते हैं, सर प्लीज सर एक फोटो सर ऐसे। तो हमारा वो सर के साथ मैंने अभी शेयर भी किया था सर को, सर का बर्थडे था तो मैंने उनको शेयर भी किया, मैंने कहा ये हमारा पहला फोटो वो। तो वहां से मुझे पहली बार पता चला कि कुछ होता है, अब ये क्या होता है ये नहीं पता था जब तक, आई गई हो गई बात चली गई। फिर नेक्स्ट ईयर ब्रिगेडियर राजेश जोशी सर जो अब नहीं रहे, और मैम जोशी मैम, ये जो कपल था, इन्होंने आयरन मैन किया जब इंडिया में वो पहला हुआ था, गोवा में स्टार्ट 2019 में स्टार्ट हुआ, वहां से वो किक मिली कि यार अब तो कर सकते हैं ये चीज। सर मैम ने जब किया ना तो मतलब लगा कि यार ये किया जा सकता है। उनकी लगभग एज क्या थी? वो तो मतलब रिटायर्ड थे, 70s में होंगे, 60s। हाँ मतलब 60s में तो रिटायर हो ही जाते होंगे ऐसा। तो जब उनको देखा तो एक बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि यार सर और मैम ने, उन्होंने बोला भी, वो ट्रेनिंग करते थे और इसमें अपने बड़े तालाब में स्विम करते थे, तो वो बहुत ही हम्बल नेचर के पर्सनालिटी थे सर। तो उनसे जब मिले तो उन्होंने कहा यार सबको करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ऐसे सबको कैसे करना चाहिए, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उठाए और कर ली, नहीं सबको करना चाहिए, हम कर सकते हैं, सब कर सकते हो तुम, सबको करना चाहिए। वहां से वो एक स्पार्क लगा कि नहीं यार करना चाहिए, हो सकता है। स्विमिंग नहीं आती थी, स्विमिंग आती ही नहीं थी, कभी पूल में नहीं उतरे, कभी नहीं उतरे। तो एक पॉइंट वहां से बस स्टार्ट हुआ। तो 2020 की बात है जब लॉकडाउन लगा था, तब हम लोगों ने तब भी मैंने माइंड सेट नहीं करा था कि आयरन मैन रजिस्टर करूंगा, बट मैं ग्रुप पे सब जगह लिखता था मैं कभी आयरन मैन करूंगा, ऐसा मैं अपने। तो जिस दिन लॉकडाउन लगा था, शायद वो मार्च 23 की बात है ना, और 25 को वो खुला था, 25 को आयरन मैन का रजिस्ट्रेशन खुला था, मार्च 2025 को। तो मैम ने मुझसे, प्रिया मैम ने कॉल किया मुझे, जो अभी फुल आयरन मैन हुई ऑस्ट्रेलिया से। मैम का कॉल आया, मतलब वो हम लोग कनेक्टेड ऐसे थे कि सब लोग घर पे थे
और सबके लॉकडाउन में सब अब एक दूसरे से सिर्फ चैट ही कर रहे थे और हम लोग खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं घर में, पैदल दौड़ रहे हैं, पूरे पूरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, 10-10 किलोमीटर कर रहे हैं और सब एक दूसरे को पोस्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टेड हो गए थे सब एक दूसरे से। वहां पे मैम ने मुझे एक दिन कॉल किया कि आयरन मैन का रजिस्ट्रेशन खुला है, करो। मैम मैं कैसे करूं, मैं तो बस सोचते ही हूँ कि करूंगा। कर लो उसमें। मैंने कहा स्विमिंग नहीं आता। अरे कर लो, मैम की बहुत अच्छी आदत है कि मैम किसी को भी पुश करती हैं किसी भी चीज के लिए। मतलब वो ये नहीं देखती कि यार ये कर सकता है नहीं कर सकता, वो पुश करती है, पॉजिटिव रहो और करो पुश तुम कर करो। सकते हो। मैम ने कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि खाली तुम मत करो, अपने फ्रेंड्स को, तुम तो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो। मैं बहुत उस टाइम व्हाट्सएप पे और इस पे डाल रहा था अपनी पोस्ट कि मैं चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैंने 2-4 लोगों को फोन किया, कुछ तैयार हो गए उसमें से, कुछ नहीं भी हुए तैयार। तो हम लोगों का 5-6 लोगों का ग्रुप बना कि आयरन मैन करेंगे, बट वो पता नहीं था लॉकडाउन इतना लंबा खिंच जाएगा, स्विमिंग हम सीख नहीं पाए और थैंकफुली वो कैंसिल भी हो गया उस साल, नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर पहुंचे वहां पे स्विमिंग सीखने के लिए, पता चला फिर लॉकडाउन लग गया, हम फिर स्विमिंग नहीं सीख पाए और फिर कैंसिल हो गया। 2 बार कैंसिल हो गया। गोवा वाला 2020 और 2021 दोनों बार कैंसिल हो गया, वो पोस्टपोन। जिस टाइम ये पोस्टपोन हो रहा था तो हम लोग ट्रेनिंग तो कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को निकलने की जगह मिल रही थी, तो साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी। नंदन जो है वो मेरे साथ, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगे थे। बस वहीं से फिर हम लोगों के माइंड में आया कि जब तक ये आयरन मैन नहीं होता साइकिल रेस करते हैं। देन वी स्टार्टेड डूइंग। जब हमने कोच भी ढूंढा, कोच भी मिला और फिर हम प्रॉपर कोचिंग लेके और स्ट्रक्चर्ड रेस की तरफ पहली बार पहुंचे 2020 में। पहली रेस 2020 में जब लॉकडाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ही। कौन सी रेस थी वो? रनिंग की रेस? नहीं, साइकिलिंग रेस। क्लिफहैंगर। अच्छा। तो वो कोच के साथ करी थी? वो कोच के साथ। कोच तो उस समय बाइक कौन सी थी? वो लॉकडाउन के बीच में हमने एक रोड बाइक ले ली थी, तब भी हमने साइज प्रॉपर नहीं लिया। वो ये था कि लॉकडाउन में आपको पता है रोड बाइक्स मिलना बंद हो गई थी, शॉर्टेज बहुत हो गई थी, स्पेशली बाइक की बहुत स्पेशली बाइक की। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनको मुझे कहा जो मिल रही मुझे दे दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हाइब्रिड चलाता हूँ। मैंने एल साइज की एक रोड बाइक ले ली थी रिडले, तो मैंने उसी से रेस कर ली। वो मेरे से बड़ी साइज थी हालांकि, बट मैंने मीडियम टाइप का साइज, मेरा एम साइज है, तो मैंने एल साइज की बाइक लेके उससे रेस कर डाली थी। बट ठीक है, वो अच्छी रही रेस, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। बट फिर मेरे को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने टाइम से फिर चेंज करी। जब तक फिर धीरे धीरे क्या नॉलेज आती है। मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बना ही ऐसे हूँ कि अपनी गलतियों से सीखता हूँ। पैर में मेरी इंजरी हुई, तब मुझे पता चला मुझे कैसे दौड़ना चाहिए। मतलब कई तरह की मैं इंजरी फेस कर चुका हूँ, इवन शिन स्प्लिंट तक हो चुका है। तो जब आप इतनी चीजें फेस करते जाते हो ना, तो फिर वो अलग होता है। अब तो मैं चाहता हूँ अब बाकी लोग ना करें वो गलती। वो तो अपना बेस्ट कर रहे हो आप भी, और सब बाकी भी अपने हिसाब से। चलो मच बेटर कि आप MTB से जब आपने BRM 200 किया तो ये तो मतलब ये तो ठीक है, फिर बड़ी साइज थी खाली। तो आपने रनिंग कब स्टार्ट किया? जब साइकिलिंग कर रहे थे हम धीरे धीरे, फिर तभी बीच में रनिंग में आ गया। क्रॉस वर्कआउट टाइप का शुरू कर दिया। मैं ट्रेडमिल पे जिम में दौड़ता था रेगुलर, 10 मिनट 15 मिनट दौड़ता था। फिर एक दिन मुझे किसी ने बोला कि तुम बहुत ट्रेडमिल पे दौड़, अच्छा ट्रेडमिल पे स्पीड भी अच्छी दिखती है सबको। तो लगा अरे मैं 1 घंटे में या 20 मिनट में मैं इतना किलोमीटर 4 किलोमीटर कर रहा हूँ। तो लोग कह रहे अरे वाह यार क्या दौड़ रहे हो, जरा रोड पे भी दौड़ो। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। तो भाई एक दिन डिसाइड हुआ किसी के साथ कि यार चलो रोड पे दौड़ेंगे। वो तो नहीं पहुंचे, मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो मैंने पहली बार फिर रोड रनिंग वन विहार में स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्रॉस ट्रेनिंग ये वो करने लगे। फिर कोच भी मिल गए थे, तो एक अच्छा मतलब स्ट्रक्चर्ड प्लान मिलने लगा, वो बहुत जरूरी है। तो कोच की अपन बात कर रहे थे, कोच कब मिले आपको? 2020 में? हाँ, 2000 जब हमने रेस के लिए रजिस्टर किया तो नंदन ने मुझसे बोला कि तुम करो, अपन साथ में करते हैं रेस। तो मैंने कहा मैं तो सोचा ही नहीं है, तो मेरे उसमें बकेट लिस्ट में भी नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं मेरा प्लान। बट फिर बाद में मैं कन्विंस हुआ उस बात को लेके। फिर कोच की भी ऐसी स्टोरी है कि मुझे किसी फ्रेंड ने पहले कनेक्ट करवाया कोच से। उसने बोला कि उसने मुझे बताया ही नहीं, मेरे को कोच का फोन आया कि नंदन ट्रेन कर रहा है, तुम साथ में रेस कर रहे हो, मैं तुम्हें भी साथ में ट्रेन करता हूँ। बट उसमें बैक एंड में किसी मेरे फ्रेंड का हाथ था कि वो चाहता था कि मैं करूँ ट्रेनिंग, तो उसने उनसे बात करके और फिर मुझे कनेक्ट करा। तो वो कहाँ के थे, कैसे? मेरे कोच जो है वो चैतन्य वेलाल पुणे के थे।
चैतन्य वेहलाल वेहलाल। पावर पीक्स जो है अच्छा, उनका- पावर पीक्स, वो Power Peaks चाय, के- ट्रेन विद चाय। हाँ चाय, वो क्यों हाँ। आप लोग टैग करते रहते हो, हाँ मैं वो देखा चैतन्य है, 2-3 बार उनको हम देखा। चाय मतलब सभी चाय हाँ, बोलते हैं उनको, चाय कोच चाय। सर। हाँ कोच चाय। हाँ, तो कोच चाय पहले सबसे पहले प्रिया मैम के पास मैम ने स्टार्ट करी कोचिंग। प्रिया मैम के बाद फिर नंदन ने करी स्टार्ट, फिर मैंने स्टार्ट करी। कोविड का टाइम था, डाउन था, तो मैं तो चाहता नहीं था कोचिंग लेना कि यार अब कोचिंग में पैसे कौन जमा करे इतना। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, उसने मेरे लिए पे करी फीस। फिर मुझे स्ट्रक्चर्ड कोचिंग का एक समझ में आया फ़ायदा। फिर मैं जब से आज 2020 के बाद से आज तक मैं चाय के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ एवरी ईयर, क्योंकि उसका ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग का एक अलग बेनिफिट होता है। प्लस आप कोच के अंडर में कर रहे हो, आपके सारे डाउट्स ये सब उसके हेडेक होते हैं, वो आपको सब चीज़ें मतलब एक तरह से आप फिर तैयार करके परफॉर्म देता कर है। सकते हो, दिमाग कम हाँ, चलाना वो पड़ता है आपको फिर सब नहीं तो ये पूरा एक काम ही बन जाता है बन इसमें, जाता अगर है पूरा उसमें। दिमाग चलाना पड़ रहा है सब, तो इट्स Exactly. लाइक अनदर जॉब जो ऐड कर लिया है। वहां से वो जॉब वाला पार्ट खत्म, मस्ती बस वाला अब पार्ट सिर्फ बचा है कि ट्रेनिंग पे ध्यान करो दो, काम कर। बाकी सारा हेडेक कोच का। तो ऐसे कोचिंग में आए, फिर वहीं से धीरे धीरे रनिंग की, फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे मन में, मैंने उन्हें बताया कि मैं आयरन मैन रजिस्टर कर चुका हूँ ऑलरेडी और मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, तो उन्होंने बोला पहले स्विमिंग सीखो। फिर हमें एजाज भाई जो भोपाल में स्विमिंग सिखा ही रहे हैं ज़्यादातर लोगों को, उनके साथ फिर हमने स्विमिंग स्टार्ट करी। कब स्टार्ट करी थी? स्विमिंग हमने स्टार्ट करी 21 के लॉकडाउन के बाद। हाँ 2021 में पहले, दूसरा 2021 के लॉकडाउन के बाद। तो मिडिल समर ऑफ हाँ। 2021। और आयरन मैन आपने 2022 में, एक साल बस बाद। जब 2022 में आयरन मैन किया है ना, तो 2022 के स्टार्टिंग में करी। एक्चुअली जो लॉकडाउन था ना, वो शायद दिसंबर या कहीं ऐसे टाइम तक कुछ चला ऑन था। ऑफ ऐसा जब चला था कि वो हाँ। स्विमिंग पूल लास्ट में ओपन हुए थे। हाँ, स्विमिंग पूल तो हाँ, सबसे तो- लास्ट में। तो उन्होंने वो movie स्विमिंग पूल halls शायद में। मार्च में स्टार्ट किए थे कि अब ये मार्च, क्योंकि जैन फेब ठंड में जाता है, तो कोई भी पूल वो मार्च में स्टार्ट। तो हमने मार्च से स्विमिंग स्टार्ट करी और सितंबर में, अक्टूबर में हमारा इवेंट था। मतलब 6 महीने नवंबर में में, आयरन sorry। मैन है हाँ, और आपको स्विमिंग भी नहीं आती नहीं आज। आती है इस और time 2 साल पे। से रजिस्टर करके बैठे हो कि करना है करना है, और और गोवा स्विमिंग वाला आती था ही नहीं ये है। गोवा वाला। और ये बहुत बड़ी बात है कि 2 साल हम लोग बस सोचते ही रहेगा कि करें, और हर बार कोशिश करी, हाँ। मगर पूल ओपन नहीं होते थे क्योंकि कोविड का टाइम था और हाँ। कहीं सीख नहीं सकते थे। यहाँ तक कि घर में हमने कोशिश करी कि बाल्टी में ड्रिल कर ले सांस लेने की, हाँ। बबलिंग नहीं हो पाता था, वो ऐसे नहीं होगा। बट फिर वो 6 महीने में हम लोग तैयारी करी। उसमें भी कई बार ऐसा पॉइंट आया, इवन नवंबर में अगर इवेंट था तो सितंबर तक हम यही सोच रहे थे क्या हम स्विमिंग कर पाएंगे। ये था, मतलब आप स्विमिंग जब करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आ जाती है स्विमिंग। मतलब आप धीरे 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 एफर्ट डालते रहते हो और आपको लगता है नहीं आ रही, नहीं, हाँ, बट एक पॉइंट आता है कि फिर वो ट्रिगर कर जाता है और आप स्विम करने लगते हो। ये एक प्रोसेस है। जितने भी नए स्विमर्स है ना, सबको यही बोलता हूँ मैं, सबके मन में ये चलता है कि हम स्विमिंग नहीं कर पाएंगे। मैं सबसे बोलता हूँ आ जाएगी, जब हमने कर ली, हमने भी तो सीखी है सबने, तो आ जाएगी और एज एन 100%। अडल्ट ही सीखी है, और बच्चे होने हमें के पूरा बाद ही यकीन हो सीखी चुका है है। कि हम भी यही सोचते थे जिस टाइम में हम सीख रहे थे, तो हम यही सोचते थे कि स्विमिंग नहीं आती है यार, कैसे आएगी, इतनी टफ चीज है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इवेंट छोड़ देंगे, नहीं करेंगे आखिरी में, यार क्या करेंगे भाई। तो ऐसे थी नौबत, बट आ गई वो स्विमिंग। फिर उसके बाद कितना टाइम open लगा world- स्विमिंग आने में? 1 महीना? 6 महीने तो लगे गए। 6 महीने? मतलब प्रॉपर स्विमिंग Proper ऐसी swimming, आने तो में कि आप कितनी इवेंट में speed जा थी सकते उसकी? हो। हमको तो बस स्विमिंग कर लेना थी, कट ऑफ के अंदर 70 मिनट्स उनका कट ऑफ था। हाँ। तो हम जब यहाँ पे करते थे, पहले तो पूल में करते थे 25 मीटर के, 50 मीटर्स तो हम कभी गए नहीं थे। 25 मीटर्स से हमें, फिर हमने बड़े तालाब में स्टार्ट करी जब हमें थोड़ी थोड़ी आ गई। तो फिर बड़े तालाब का फियर बहुत ज़्यादा था क्योंकि पानी में तो वहाँ कुछ दिखता ही नहीं, पूल में, और बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो फियर निकालने में 1 महीना लग गया कि यार पानी में जाते हैं तो एकदम डर लगता है, नीचे कुछ नहीं है और ये वो। तो साइड में ही रहते हैं तो बिल्कुल बस जमीन के पास थोड़ा सा पास। जाते थे हाँ। एक सांस में ही और वापस आ जाते थे, बस यही करते हाँ। रहते थे। बट वो फिर धीरे धीरे वो भी जाता रहा, तो 6 महीने में मतलब हम लोग सीख गए थे ऐसा कि करने तो लगे। 6 महीने बाद आपने बड़ा तालाब पार कर लिया? हाँ, फिर हमने बड़ा तालाब भी बड़ा स्टेप वाइज पार करा। हाँ। वो 2-3 लोगों को साथ लेके जाते थे स्विम करते हुए। फिर एक बॉय रहता है जो सेफ्टी के लिए, जो विजिबिलिटी भी रहती है, प्लस अगर आपकी कहीं सांस फूल जाए या कुछ हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा होल्ड पकड़ कर के लो। वो कर सकते। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो जिनको स्विमिंग नहीं आती तो वो लोग उसको यूज करेंगे तो डूबेंगे नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। वो स्विमिंग आने चाहिए आपको, बस आप उसको सपोर्ट के लिए सांस लेने के लिए। तो उसके साथ हम लोग क्रॉस करने लगे थे धीरे धीरे। फिर एक दिन हमने उसको भी छोड़ा कि यार इसके बगैर करके देखें, बट 3 लोगों को साथ में रखा कि यार साथ चलो स्विमिंग, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो फियर निकला, वो स्टेप वाइज होता है वो। अब आप अकेले भी चले जाते बड़े तालाब में? अकेले
करी है स्विमिंग, बट मैं प्रेफर नहीं करता बिल्कुल तालाब भी। में, मतलब हाँ, open बिल्कुल water में नहीं करना। करता। हम लोग चाहते हैं 2-3 लोग तो हम हमेशा रहते हैं साथ में, ग्रुप में ही स्विम करते हैं, क्योंकि आसपास बंदे दिखते रहते हैं तो थोड़ा कंफर्ट रहता है। पानी तो पानी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता है सबसे बढ़िया बात इसमें क्या लग रही है, एक मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि जैसे प्रिपेयर्ड नहीं हो आप, हाँ, पर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। जैसे साइकिल है ना, आपने हाँ। BRM की, फिर जैसे अब आयरन मैन था, लॉजिकली मोस्ट लोग ये सोचेंगे कि यार छोड़ दो इसको, हाँ, क्योंकि नहीं हो पाया, सर्कमस्टेंशियल ऐसे हो गई कि छोड़ दो। या तो स्विमिंग नहीं ऐसा- आती तो क्या पहले करेंगे? स्विमिंग ये तो सीख लो, फिर सोचेंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मैं कई लोगों से यही बोलता हूँ भाई कि तुम रजिस्टर करो, टारगेट सेट करो और उस पर मेहनत करो, दिल से लगन से मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, अपनी मेहनत डाल दो। तो वो आप जो बोल रहे हैं ना कि कम नॉलेज होना भी अच्छी बात है, कि ज़्यादा पता नहीं है कि यार राइड पे जाएंगे बिना पैडेड शॉर्ट्स के तो क्या होने वाला है नहीं पता, या बिना खाए पिए राइड करेंगे तो बाद में क्रैम्प्स आ सकते हैं नहीं पता, तो इसलिए भाई कर रहे हैं। नहीं पता कि स्विमिंग कितनी डरावनी हो सकती है, तो भाई स्विमिंग सीख लेंगे। ऐसा था कि चीज़ें नहीं पता थी, कर रहे हैं, वो आपने पैटर्न सही देखा। नहीं, जिगरा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक नॉलेज की बात है, दूसरा जिगरा है कि कोई बात नहीं चलो। हाँ, ये क्योंकि मन में ऐसा तो ये था। जिगरा हर किसी का नहीं होता। मतलब मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा नहीं है। मेरे को जब तक मैं ओवर प्रिपेयर्ड नहीं हूं तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करता किसी भी चीज में। और मेरा ऐसा है कि यार हम तो यार ठीक है चलो करते हैं, पहले चलो करते हैं, फिर हाँ, प्रिपरेशन तो देखी फिर- जाएगी, फिर हो ही देखते जाएंगे हैं, प्रिपेयर ठीक तो। है, एटलीस्ट करे तो। हाँ, मतलब try जब तो तक करें। पता नहीं चलेगा, ट्राई नहीं करा तो फिर क्या पता फेलियर क्या और सक्सेस क्या, एटलीस्ट ट्राई तो करें। एंड आई थिंक कि आयरन मैन जैसी चीज करने के लिए वो वाला एटीट्यूड जरूरी है, अदरवाइज दोनों आप तरह सोच से भी हो नहीं जाता पाओगे। है, आपका भी सही है इनका भी। जैसे मैंने पहला मैराथन करा था तो ऐसे ही एकदम पहले रजिस्टर कर लिया, 1 किलोमीटर भी नहीं भागे थे तब तक, बट साइन अप कर लिया कि अब 6 महीने में भागना है। एक दोस्त ने करा था ऐसे ही, तो मैंने भी कर लिया कि अब करके ही छोड़ेंगे। और यही गोल था कि इवेंचुअली लाइफ में कभी आयरन मैन करना है तो पहले भागना तो कर ले, मतलब 42 तो कर ले। तो हो भी गया और कर भी लिया, और अच्छे टाइम में भी कर लिया, मतलब पहले में ही 4.5 घंटे हो में जाता कर है। लिया। बट ये अप्रोच बहुत अच्छा भी नहीं है देखा हाँ, जाए। ऐसे रेकमेंडेड हाँ, नहीं। इसको आप किसी को कह नहीं सकते कि आप ऐसा करो। ऐसा किया हमने, ठीक है, हमारी या तो मजबूरी समझ लो या हमारा लाइफस्टाइल समझ लो कि हमें कोई गाइड करने को नहीं मिला सही तरीके से, ये हम करते चले गए। या फिर ये बोल लो कि हाँ ठीक है, पागलपन था कि नहीं करना है वाला जुनून समझ लो। वही जुनून, हाँ, जिगरा है, बस। थोड़ा तो है एक पागलपन। तो मगर ये कि अगर अप्रोच अगर ऐसा है कि आप तैयारी करो, प्रॉपर सब कुछ स्टडी करो, तो वो एक Smoother अच्छी- approach अच्छी- है वो। वो अच्छा ही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आप अपने चांसेस ऑफ इंजरी और रिस्क कम कर रहे कर हो, लोगे, मिनिमाइज कर कर रहे हो। लोगे, हाँ। जहाँ हम लोग जैसे ऐसे कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि अरे कुछ हो जाए, हाँ, पता ही नहीं, कुछ हो सीखा जाए ही नहीं। पता नहीं है। ज्यादातर लोग किस कैटेगरी में होंगे? नहीं, ये 50-50 मान लो, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इसमें अब वो भी है ना कि आपका रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। तो अब आयरन मैन टेक्निकली थोड़ा तो एलिटिस्ट स्पोर्ट है, क्योंकि बाइक जहाँ पे आ जाती है वहां पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सेपरेशन हो जाता है। फुल आयरन मैन थोड़ा तो है एलिटिस्ट, हाफ तक तो फिर भी फिक्सी बाइक या नॉन गियर बाइक से भी लोग कर लेते हैं। फुल में बहुत कम ही दिखते हैं जो मतलब एकदम प्रोफेशनल बाइक के साथ नहीं आते, मतलब प्रॉपर। और ज्यादा कई जगहों पे तो फुल में आप एक साथ में एक और बंदे को भी लाते हो, लाइक आपका पिट क्रू टाइप का भी रहता है, मतलब एक पेसर भी पर्सनल। रखते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा। इवेंट में पेसर रखते हैं, वो भी इवेंट करते हैं और करवाते भी हैं लोगों को, ऐसा भी होता मतलब ये आयरन मैन की तरफ से रहते हैं? है। नहीं, आप अपना Personal- पर्सनल लाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन मैन किया है, कोई मुझसे बोलता है मुझे करवाना है, तो मतलब रजिस्टर किया दोनों ने और उनको पेस कर रहे हैं थ्रू आउट द रेस के, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनकी कब स्पीड कम होना है, आप टाइम ट्रैक कर रहे हो, हाँ, आप समझ सारा गया। कट आप ऑफ बस उन्हें सब बता रहे हो सपोर्ट कि दे आप रहे ये हो। करते रहो, उनको पुश भी कर रहे हो साथ में, कहाँ पुश करना है, तो ऐसा भी करते। और कई सारे इवेंट्स में आप सिंगल लेग के लिए भी साइन अप कर सकते हो, ताकि आपके हाँ। 3 पेसर्स, एक स्विम पेसर अलग रहेगा, एक बाइक पेसर अलग रहेगा, एक रन पेसर अलग रहेगा। आप टीम में भी अब आयरन मैन कर सकते हो। हाँ, मैं तो बोलता हूँ स्टार्ट करना है करो टीम में, एटलीस्ट वो फील तो लेकर आओ इवेंट का कि यार कैसा होता है आयरन मैन का। तो हमारे भोपाल से हर साल एक टीम जा रही है आयरन मैन में, 2 साल से पिछले। अच्छा। जब हम थे, जब भी एक टीम गई थी, उसमें स्विमिंग लेग में अलग बंदा करता है, साइकिलिंग अलग बंदा करता है, रनिंग अलग करता है। पिछले साल भी एक टीम गई थी और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि एक टीम जाएगी। भोपाल में ट्रायथलॉन का एक बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर बन हो गया। गया है, कल्चर बोल सकते हैं कि दूसरी जो आसपास की सिटीज हैं उससे आगे हो गया ट्रायथलॉन में, भले ही मैराथन्स में ना हुआ हो, बट ट्रायथलॉन में तो हो गया है।
उसमें फ़ायदा है ना, हमारे जो ज्योग्राफिकली हमारे पास बहुत अच्छा टेरेन है ट्रेनिंग के लिए। आपको अगर हिल ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास हिल्स हैं यहाँ पर, आपको रोलिंग करना है तो रोलिंग्स के लिए यहाँ पे रूट है आपके पास, स्विमिंग के लिए इतना अच्छा आपके पास एक तालाब है। जब नागपुर से अमित समर्थ अभी आए थे बीच में, जब देखा कि इतना बड़ा तालाब है तो बोला कि यार क्या मतलब तुम्हारे पास तो सब कुछ समुंदर जैसा है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब आप ऊपर वीआईपी रोड से खड़े होकर देखते हो तो उसका एंड ही नहीं दिखता, हाँ, तो वो लगता है कि यार ये तो समुंदर जैसा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा रॉ सा सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। यहाँ मगरमच्छ तो नहीं है तालाब में? ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है सर। ये मतलब आप समझो कि जितने भी लोगों को पता है कि हम बड़े तालाब में स्विमिंग करते हैं, शायद 100% लोगों ने ये सवाल किया होगा। हाँ तो बड़े तालाब में मगरमच्छ है क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका ही घर है। हाँ। बट सबकी अपनी अपनी टेरिटरी है। ये हम लोगों ने क्लेम कर रखी है जहाँ हम स्विम करते हैं, और उसने अपनी क्लेम कर रखी है वहाँ हम नहीं जाते, वो हमारे इधर नहीं आता। वो टापू के उधर वाले पार्ट में वो ज्यादा हाँ, मगरमच्छ actually, मच्छी सारे जहाँ हाँ। फिशरमैन ज्यादा आपको दिखते हैं। ये जो एरिया है ना, जो हम लोग जहाँ पे स्विम करते हैं, यानी शीतल दास की बगिया से आपका राजा भोज से का जो वो बना है स्टैचू, स्टैचू हाँ। यहाँ ये हमारा रूट है प्रॉपर। अच्छा। हाँ, ये ये थोड़ा 750 शॉर्ट क्रॉसिंग ये भी है थोड़ा सा। 750 मीटर्स है। हाँ नपा एग्जैक्टली। नपाया आप उस पे यहाँ से हम लोग सीधे जाते हैं, उसमें आपको आयरन मैन के सारे मतलब आपको फायदे मिलते हैं। एक तो आपको साइटिंग करने को, आयरन मैन में साइटिंग आपको स्विमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप साइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे थोड़ी चहल पहल रहती है, और ये जितने भी वाइल्ड आप जो बोल रहे हैं मगरमच्छ, चले गए। इनको इधर नहीं आते हैं ये कभी सब। पिछले 20 जितने लोग वहाँ पे स्विम कर रहे हैं 20 साल से 30 साल वहाँ रेगुलर हैं, फिशरमैन हैं, और जो भी रेगुलर स्विमर्स वहाँ आते हैं, हम सबको अंकल जी ये रहते हैं, सबसे होती है हाय हेलो। हाँ तो वो बोलते हैं ये कभी नहीं देखा गया। बट आपको कभी भी देखना है तो आप कलियासोत चले जाओ, आप भदभदा चले जाओ, या आपका सैर सपाटा आप चले जाओ, तो आपको कभी भी मगरमच्छ देखने को मिलेगी। उनके एरिया है, ये एरिया उनका नहीं है। तो यहाँ पे सेफ है बिल्कुल। और मैंने जितनी वीडियोस देखी, मैंने देखा है वो भी हमसे घबराते हैं अगर हम उनसे हाँ, वो घबराते नहीं हैं वो नहीं तो आते। ये फियर आता जरूर है जब आप स्विमिंग स्टार्ट करते हो, बट इसको फ्री करना जरूरी है माइंड में। स्विमिंग जब आप करने पहुंचोगे और जब आपको पानी नहीं दिखता, मतलब आपको जमीन नहीं दिखती है ना, तो आपको 10 तरह के ख्याल आते हैं। मगरमच्छ भी आएगा, और बीच में पेपर में आया था वो वाली मछली आ गई है जो ऐसा काट लेती है, तो ये होता है पिराना। हाँ, मतलब कुछ एक अजीब सी मछली आ गई थी बीच में, मतलब जो अच्छा बाइट लेती है पूरा। तो ऐसे बहुत ख्याल आते हैं। कई बार तो आपको उनसे ही डर लगता है, इतनी बड़ी बड़ी वो मछली पकड़ने वाली बर्ड्स आ जाती हैं, तो वो नीचे आते हैं, वो आपको देखते हैं, फिर वो चले जाते हैं। कई बार तो उनको पास आके एकदम देख के चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार कुछ अच्छा आइटम आ गया, बड़ा खाना आके उन्हें लगता है कि नहीं ये ठीक। आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट हुआ स्विमिंग करते समय? लेक में ओपन वाटर स्विमिंग? हाँ, लेक देखो, लेक में एक इशू और है कि जाल होते हैं वहां पे मछलियों के। तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपका कभी हाथ या पैर फंस सकता है, ठीक है। बट वो जब आप करते हो तो वो भी सीख जाते हो कि उससे कैसे निकलना है। कभी जब शुरुआती दौर में हम कर रहे थे तब हमें नहीं पता था, तो हम लोगों ने कई बार हाथ मार दिया उस पे, कभी हाथ फंसा कभी पैर फंसा। पैनिक होते हैं शुरू में, क्योंकि घबराहट होती है, पानी में कोई टच भी हो जाता है कुछ भी। तो ऐसे इंसिडेंट हुए छोटे छोटे, बट वो हम लोगों के पास बॉय रहते हैं, हम सबको कोई भी अगर ओपन वाटर आता है तो हम कहते हैं बिना बॉय मत आओ, बॉय लेकर आओ। उसमें आपको कम से कम ये हेलमेट होता है ना, जैसे साइकिल में, ऐसा बॉय आपका काम करता है स्विमिंग में, कि वो आपकी सेफ्टी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको उसको होल्ड करो आराम से। और बहुत हल्का सस्ता आइटम है, बिल्कुल ऐसी जैसे हेलमेट एक सस्ती चीज है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा करना है। उसकी विजिबिलिटी भी, जब स्विम कोई कर रहा होता है ना, तो आपको दिखता है कि अच्छा हमारा एक बंदा वहां स्विम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि मतलब आपको खाली उसको सपोर्ट के लिए चाहिए, बल्कि एक विजिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जाल में कुछ हो गया, मगर या कोई मछली, ऐसा कोई मरी मछली कभी टकरा गई, ऐसा हो जाता है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ कभी। वीड्स जो घास फूस हाँ, वो सब चीजें, ये भी हो जाता है। सबसे जब गंदा बारिश तो का टाइम होता है ना, तो उस टाइम वाला आपको ये बहते हुए बहुत सारे वो पत्तों वाले इतने बड़े बड़े झुंड आ जाते हैं, झाड़ वाड़। हाँ, सुना है कि उसमें सांप भी होते हैं, बट वो भी ऐसा कभी डायरेक्ट आमना सामने नहीं हुआ। और उनको भी हम लोग देख देख के कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा दूर से निकल जाए या पहले रुक जाए उसको। कभी कभी ऐसा होता है इतने बड़े बड़े टुकड़ों पे हाथ पड़ गया, पैर पड़ गया, फंस जाते हैं, हाथ निकाल लिया इजीली, ज्यादा कुछ नहीं होता। जाल में भी अगर फंस गया तो जरूरत नहीं है पैनिक होने की। अगर आप वहीं पे खड़े होकर थोड़ी देर मूवमेंट करोगे तो वहां से वो निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम। और जाल और इन सब चीज़ों का तो ऐसा है कि जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, समझ में आ गया, तो आप उनके ऊपर से ही जाओगे,
आपको जरूर हाँ, जब आप नए उतना स्विमर्स deep होते हो नहीं। ना तभी आप आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हो। जब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आप सब टैकल करने लगते हो चीजें। पानी में जाल नीचे होता है ऐसे, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ऊपर हो। जहाँ वो दिख रहा है ना टंगे हुए उनके थर्माकोल, ये वो उससे थोड़ा सा दूर से निकलो तो ऑब्वियस आप हमेशा ऊपर से निकल जाओगे। या तो दूसरे साइड से या बीच में तो हाँ, ऊपर से, तो ये बस टेक्निकली 1-2 थोड़ा फुट सा दूर से निकलो थर्मोकोल के कोने के। तो फिर आपने 2022 में अक्टूबर में या नवंबर में हाफ आयरन करा हाफ आयरन मैन गोवा किया। में। तो इसके बारे में अपने फैमिली को कब बताया था ये करेंगे? फैमिली को जब मैंने रजिस्टर किया तब मैंने 2020 में प्रिपेयर कर दिया था उनको, तो 2 साल में माइंड मेकअप हो गया उनका। अच्छा, इस बीच मैंने रेसेस करी जो उनके सोच विचार से बहुत दूर थी। चलो आयरन मैन तो उन्होंने सोचा था कि कभी ये करेगा, बट जब वो अल्ट्रा रेसेस करी, साइकिलिंग की अल्ट्रा रेसेस, मतलब कोई 600 किलोमीटर की रेस है, फिर बाद में हमने 1800 किलोमीटर तक की रेस करी नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, गोवा से ऊटी एंड ऊटी टू गोवा बैक। ओह वाओ, तो अच्छा खासा पहाड़ चढ़ लिए वहां। 24,000 मीटर का एलिवेशन गेन था। बट वो तो एकदम कंटिन्यूस एलिवेशन वाला की चीज है, ऊटी की चढ़ाई तो वो हमारा बहुत ही। 95 आवर्स में हुआ था 1800 किलोमीटर की वो रेस। उसमें रेस्ट कितनी थी? रेस्ट हम टीम में थे, रिले में थे उसमें। अच्छा। तो हम लोग उसमें, हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ऐसी रहती है कि हम लोग 10-15 मिनट्स राइड करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा करा तो 30 मिनट्स। एक आदमी 30, हाँ, फिर बस फिर और उसके कितने बाद लोग? ऐसे रोटेशन, 2 ही लोग, 2 लोग में। 2 लोगों में तो हम 30 रेस्ट 30 राइड हाँ, मान लो, या मतलब 15 all the 20 time हम 20 मिनट active- रेस्ट active 20 रहते हैं राइड। पूरे टाइम पे। तो उसी बीच में जो किसी को लगता है कि थोड़ा आंखें बंद करना है, कर ली, कुछ खाना है खा लिया, ऐसे रखते हैं। तो ये बट कितने 95-96 आवर्स मतलब कितने दिन हो गए? 40 4 4 days हो दिन गए। 4 दिन 4 पूरे दिन हो गए। नॉन स्टॉप 2.5 घंटे सोया था मैं। 2.5 घंटे सो हाँ। एक 4 स्ट्रेच में कि 2.5 घंटे नहीं, टोटल? total मतलब 4 15-20 दिन में। मिनट 15-20 मिनट करके। हाँ, तो आप क्या Nice. मतलब कैसे आप अवेक रखते हो? क्योंकि साइकिल में इशू ये भी है ना कि नींद ही safety आ भी तो जाए। कंसर्न है, नींद बिल्कुल। आ जाए। हाँ, देखिए उसका एक तरीका है जो हम अपनाते हैं या जो मैं अपनाता हूँ, वो ये है कि मैं अपने आप को पहले डीकैफिनेटेड कर देता हूँ बॉडी में। मतलब जैसे अभी आपने पूछा कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी अब लेता ही नहीं हूँ। मेरी आदत में इतना आ चुका है कि मैं कॉफ़ी अब सिर्फ इवेंट के लास्ट मोमेंट पे लेता हूँ। जैसे अगर 4 दिन की रेस है तो मैं आखिरी दिन लूंगा, तो कॉफ़ी क्या हमें थोड़ा सा बहुत ही जब अच्छा बूस्ट देती है बिल्कुल फिर। जगा के रखती है फिर उस टाइम पे। तो कॉफ़ी से ही हम जगते हैं उस टाइम। और बाकी इतना एक्साइटमेंट भरा होता है और इतना सब होता है, क्रू Crowd का इतना सब। सपोर्ट होता है, सब क्रू आप टाइम टू टाइम सोता है सब, तो वो पूरे टाइम एनर्जेटिक रहते हैं। तो इन सब की वजह से होती है। तो इन सब चीजों में आपको कोई स्पॉन्सर वॉन्सर मिला था कि कैसे आप सेल्फ नहीं, स्पॉन्सर कर रहे थे? ये तो इतना हम सब लोगों ने कि- खुद ही करा है। टीम भोपाल के नाम से हमारी टीम है और इसका डिवाइडेड खर्चा हम दोनों राइडर्स के बीच रहता है। अच्छा, आपने किसके साथ किया था? मेरे साथ नंदन नरूला। अच्छा, आप बता सकते हैं वैसे कितना, जैसे 1800 में क्या एक्सपेंस है आपका ऊटी वाली राइड में? अगर शेयर करना चाहो, नहीं तो कोई। रफली आप मान के चलो 3-1 लाख रुपए, इतना एक राइड में इतना आ जाता है। उसमें आपको क्योंकि 2 गाड़ियाँ आपके साथ पूरे रूट पे चलती हैं, प्लस आपके क्रू का पूरा आपको करना Daily पड़ता पे है। wages हाँ, है वो जो आपको भी। खर्च करना है, आपका खुद का है, आपका न्यूट्रिशन है, आपकी प्लानिंग है, आपकी इवेंट की फीस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना तो रफली होता है, तो वो डिवाइड होके मतलब हो जाता है। फिर भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है इतने में, मतलब एक इंसान की एनुअल सैलरी होती है करीब होती है 3-4 बिल्कुल। लाख। रेस में तो आपको एक्चुअली स्पोर्ट्स तो है थोड़ा महंगा। जब आप अगर आयरन मैन की तैयारी बात करो या इसकी बात करो साइकिलिंग रेसेस की, तो जहाँ आपने अगर थोड़े से इम्प्रूवमेंट की कोशिश करी तो आपको ये समझो फिर आपको खर्च करना है। अच्छी बाइक चाहिए आपको, अच्छे आपको Cleats वगैरह हाँ चाहिए। शूज़ चाहिए, हेलमेट अच्छा होना चाहिए आपके, सब चीज़ें मतलब आपकी उस लेवल की होनी चाहिए कि एटलीस्ट कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ अपनी सेफ्टी या हेल्थ के साथ ना करो। तो इसलिए ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं हम कि अगर आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर रहे हो, अच्छी बाइक या अच्छे कपड़े या अच्छे कुछ, वो आपको कहीं ना कहीं पे बैक करते हैं। आपने लॉन्गेस्ट साइकिल राइड कौन सी की है? मेरी इंडिविजुअल राइड जो है वो 600 BRM है, और मेरी रेस की जो राइड है वो 1800 वाली है, 1850 जो हमने करी थी गोवा ऊटी वाली। वो आपने 900 हाँ, अप्रोक्सीमेट। रफली इतना ही कुछ हाँ। बनता है डिस्टेंस। तो 600 किलोमीटर्स हाँ, वो BRM में कितना मैंने करा घंटे था उस या दिन? टाइम। कितने दिन?
कुछ 24 आवर्स 26 आवर्स समथिंग। तो कंटिन्यूस राइड, बीच में सोना उसमें बिल्कुल हाँ भी नहीं? 1.5 घंटे अगर सोए थे हम लोग, तो 1.5 आपके घंटा। ऊपर है ना वो कट हाँ। ऑफ के हिसाब से जितना एक बार जैसे आप मैनेज कर लो। आपने राइड स्टार्ट हुई तो वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद आप खाओ पियो सो जाओ उठ जाओ जो चाहे अपना करो। एक्सपीरियंस बताओ, वो आपका करें। कैसे था 600 किलोमीटर साइकिल मेरे करने लिए का? तो बहुत फन रहा। मैंने तो बड़े आराम से करा। जब मैं मतलब मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, 300 और 300 में। जब मैंने पहली 300 कंप्लीट कर ली तो फिर मैं 1-1.5 घंटे सो गया था आराम से। फिर उठ के दोबारा अगली 300 कंप्लीट करी ऐसे। और न्यूट्रिशन मेन है। जब आपने अपने आप को फ्यूल देते रहे पूरे टाइम तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अगर आपने फ्यूलिंग में कोई कमी करी तो वहाँ पे आपकी डाउन हो जाएगी। मतलब आपका हाइड्रेशन और आपका न्यूट्रिशन किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आयरन मैन हो या चाहे वो रेसेस हो, दोनों की प्लानिंग अलग होती है। आयरन मैन को आपको 13-15 घंटे में आपको इतना एफर्ट डाल देना होता है जो आप कभी शायद 30 घंटे की रेस में भी नहीं डालते हो। तो वो मल्टी स्पोर्ट्स की वजह से, तो दोनों का न्यूट्रिशन। नहीं अरे बोल मैं, तो बोल। मैं तो इसलिए हंस रहा था कि पहले तो 13-14 घंटे करने का एक अलग वो है, हाँ। वो ये का फिर टास्क रखता है। तो कहाँ कोई सोच रहा होगा कि 30 घंटे में जितना मुझे एफर्ट डालना हाँ, तो ये मैं 13 घंटे एक-एक में करूंगा। मैं आपसे इसलिए बात हंस रहा करने के था। बाद हर एक बात पे थोड़ा स्टेप अप ही मिल रहा है। अच्छा 96 वाला भी कर सकते हैं। तो वो तो अलग ही वो है। यार अब तो चलो आयरन मैन तक आ जाओ, फिर पूछ लेना पागलपन वाला सवाल, क्योंकि मैं नहीं तो वो तो है ही। हाँ। मतलब मैं यहीं पे लीड अप तो वही था कि आपने हाफ का तो चलो कन्विंस हाँ। कर लिया था और 2 साल का उनको टाइम भी मिल गया। आपने 2 कहीं साइड में फिर अब सबका, हाँ। 2022 में आपने फुल का कब रजिस्टर किया? ये कर लिया हाफ। मैंने जब हाफ इवेंट किया हाँ। और वो सक्सेसफुली हो गया। हाँ। मेरा टाइम था 6 hours 24 minutes 26 minutes 6 आवर्स 6 hours। वाओ, तो वो तो पहला बहुत आयरन मैन कॉम्पिटिटिव टाइम है। हाँ। मतलब अच्छा टाइम था। टॉप मुझे 10% में आया हो गया। हाँ, मुझे बोला कोच ने बढ़िया, मतलब पहले के हिसाब से अच्छा है तुम्हारा। तो मुझे लगा कि मतलब एक्चुअली क्या होता है रेस डे में और ट्रेनिंग में, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम ट्रेन करते हैं तो हम सारे मैट्रिक्स पे ध्यान रखते हैं। हमारा केडेंस है, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्ट रेट है, मतलब हर चीज़ को हम प्रॉपर मेजर करते हैं। वो हमारी क्लासेस होती हैं जो हमारी ट्रेनिंग होती है। और जो हमारा रेस डे होता है, मतलब उस दिन हम फिर अपने Exam आप को होता 100% पूरा देते हैं। वो हम अपने आप में अलग होते हैं। फिर हम ना हार्ट रेट का, फिर उसका, फिर एक प्रॉपर पूरा 100% देना। तो जब हमने हाफ आयरन मैन किया और वो अच्छे से हुआ तो उसी टाइम माइंड मेकअप किया कि यार अब इससे भी अच्छा करना चाहिए, अब फुल की तैयारी की जाए। तो कोच को बोला। कोच तो हमारा ऐसा है कि फुल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बहुत कर क्या करना है तुम्हें? ये करना, अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये करना, अच्छा हो जाएगा। ये वाली रेस करना, अच्छा हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा बस। तो वो इतना मतलब हमेशा पुश करता है। तो उससे जब बताया तो उसने कहा ठीक है हो जाएगा, अब तो तुम ये बताओ करना कब है। तो ऐसे डिसाइड हुआ बार्सिलोना का कि यार कौन सा टाइम फ्री रहता है। मैं और नंदन साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोगों की क्या आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी है, टीम वर्क भी अच्छा है, मिलके करते हैं। तो हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि यार अक्टूबर का महीना बड़ा अच्छा है या नवंबर का। इसमें वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा स्कूल रनिंग में आ चुका होता है, कोई जैसा ज़्यादा लोड नहीं होता। तो हमने कोच से कहा कि हम अक्टूबर या नवंबर में कर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, अब हम लिस्ट आउट करते हैं। उसने ये नहीं देखा कि अच्छा लोग, अब इसे आप बेवकूफ़ी बोल रहे हो या समझदारी या जो भी बोल रहे हो, हम लोग टाइम के हिसाब से डिसाइड कर रहे थे कि हम कब फ्री होते हैं। बट ट्रेनिंग नहीं सोची हाँ, मॉनसून में ट्रेनिंग एक्चुअली कैसे जब करना? आयरन मैन आप करने जाते हो या कोई भी अगर आयरन मैन करना चाहता है तो बाहर का आयरन मैन करने से पहले वो स्टडी कर ले कि वहाँ रूट कैसा है, वहाँ का स्विम कोर्स कैसा है, वहाँ का साइकिलिंग कोर्स कैसा है। ये सब तो वही बात आ गई जो आपने बोला कि हम सोचते बाद में पहले कर लेते हैं। पहले डिसाइड हमने कर। कहा यार अक्टूबर फ्री, अक्टूबर में देख लो। उन्होंने कहा अक्टूबर बार्सिलोना अच्छा है, चलो करते हैं। टीम बनाई अक्टूबर के लिए बार्सिलोना। जब बार्सिलोना देखा तो पता चला स्विम तो वहाँ का टफेस्ट स्विम माना जाता है कि यार वो एक इजीएस्ट स्विम बहुत heavy ocean है, दैट इज वेरी टफ। वहाँ अंडर करंट्स होते ही होते हैं। जब आप पढ़ोगे या आप यूट्यूब पे एक सर्च मारो बस आयरन मैन बार्सिलोना स्विम, जो आपको वीडियोस दिखेंगे, जो मेरे घर वालों ने भी देख लिए थे खाली सर्च करके, वो मतलब तूफानी, मतलब इंसान एंटर हो रहा है आपका waves जैसे और बड़े-बड़े waves हैं। आपको वापस बाहर फेंक देती हैं। तो वो स्विम वहाँ का कोर्स है ही टफ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो। तो हम लोग चले गए वहाँ पे ऐसा। तो डिसाइड कर लिया कि ये फ्री टाइम है तो इसमें करते हैं। तो ख्याल तो जब ही आया था जब हाफ कर लिया था, कॉन्फिडेंस भी आया और मन में भी आ गया था कि अब कुछ नया करना चाहिए इसके आगे। तब फुल के लिए करा। घर वालों को भी बताया, घर वाले तो तैयार नहीं होते एज यूजुअल हमेशा की तरह।
जब पहली रेस का बताया था, जब बीआरएम का ही नहीं बताया, और जब बताया आके तो नाराज हुए। उसके बाद जब रेस का बताया तो नाराज कि तुम 600 किलोमीटर साइकिल चलाने जा रहे हो, तुम 1800 किलोमीटर साइकिल चलाने जा रहे हो, तुम सुकून नहीं मिला तुम्हें आयरन मैन करने के बाद, ये वो, अब तुम ये करने जा रहे हो, कहीं तो सोचो कि यार नहीं। बट ठीक है, वो थोड़े दिन में वापस उन्हें लगता है कि नहीं यार, सपोर्ट सिस्टम तो है घर का। कुछ भी कहो, भले ही नाराज होते हैं, अपनेपन से ही होते हैं वो लोग भी, फिक्र करते हैं इसलिए नाराज होते हैं, मगर ये है कि सपोर्ट पूरा करते हैं। मेरी वाइफ जो है वो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट वही है, समझो। यहाँ तक कि मेरी जब आयरन मैन बार्सिलोना की जो मैंने न्यूट्रिशन लिया है वो मेरे घर से ही, मेरे घर में वाइफ ने प्रिपेयर किया था। तो वो मैं जो उन्होंने बनाई लड्डू टाइप के बार्स, मतलब बार्स बनाई उन्होंने, वो मैंने डिवाइड कर ली थी कि मुझे कितनी कितनी देर मिलना, उतनी काउंटिंग से मैंने अपने पास उसको रिफिल किया या अपने ट्रांजिशन एरिया में सारी रखी। तो मेरा पूरा न्यूट्रिशन जो है वो मेरे घर से, Homemade घर था। वाला ही था। तो सपोर्ट है, मेरे डैड का सपोर्ट है। घर का सपोर्ट के बगैर बहुत मुश्किल है। मतलब आप पागलपन है, कर सकते हो, मगर फिर ये है कि एक पॉइंट तक ही कर सकते हो। एक लेवल के बाद तो फिर आपको चाहिए कि आपको एक बनना चाहिए एनवायरनमेंट ऐसा कि वो सब आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसी ने मना किया? सबने बोला पागलपन है, हाँ, बस इतना इकट्ठे आ गए ही। हो, पर मना किसी ने नहीं एक्चुअली किया। सबको पता चल चुका था कि यार ये रुकता नहीं है, आप कितने ही बोलते रहो तो ये जो उसको करना है वो करेगा। तो इसलिए फिर वो एक एक हद तक ही मना करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने रंग में रंग जाते हैं कि अरे चलो तैयारी करो यार, लाओ यार, ये हो गया, चलो सब चल रहा है, फिर तो एक सिस्टम बनता है घर पे। बट ये है कि हाँ, शुरुआत में थोड़ा टफ होता है। तो बार्सिलोना के कितना खर्चा कितना होगा फुल आयरन मैन करने के बार्सिलोना लिए? एक फुल आयरन मैन का खर्चा मान के चलिए आप, इसमें आप अगर आप तैयारी में बाइक वगैरह या अपने गैजेट्स को हटा दो, तो आपका जाना आना रुकना फीस, इवेंट फीस रफली 1.5 लाख के आसपास खर्च होता है आपका। तो फिर भी इतना बहुत ज्यादा भी नहीं था, मतलब इतना ही होता है क्योंकि किसी आप भी, उतना तो अपने बाइक राइड में ही कर। हाँ इतना तो मतलब आप मान के चलो हाँ। किसी भी फुल आयरन मैन में इतना ही होता है। हाँ। कोई अगर कोशिश करता है और चाहता है उसको करना, तो वो अगर थोड़े बहुत अपने उस दूसरे खर्चों से पैसे, जैसे मैं हूँ, अब मेरा कोई खर्चा नहीं है, मतलब अभी से नहीं, बचपन से नहीं है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने जाता था ना, मैं घर के बाहर खाना खाने का आदी होटल्स में या रेस्टोरेंट में, मतलब ना मैं चाय पीता हूँ, ना मेरी कोई और हैबिट है, कोई मतलब मेरा खर्चा था ही नहीं घर। तो वो मेरे पास जो भी मेरा पैसा है वो सेव होता है, मतलब रहता है। अब ज़रूर 5 सालों में पिछले जो है वो पूरा खर्चा इसी में हो रहा है। अब आपको लेना सब चीज़ें हैं, तो मतलब सारी कसर अब इसमें निकल मतलब ये चुकी समझो, है, जो मैं तो यही जितने बोलता बचाए हूँ थे जिंदगी कि मेरी में। जीवन का पूरी कसर मैंने निकाल दी है यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप कोई भी करना चाहता है इवेंट, तो थोड़े बहुत सेविंग करे, 5-10 हज़ार रुपए भी अगर महीने अगर कोई बचाए, तो ऐसा नहीं है 1-1.5 साल में वो तैयारी भी करता जाए, इवेंट तक पहुंच सकता है। बट हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये है कि फिर आपको बाइक और हाँ इक्विपमेंट बाइक अच्छी चाहिए, बट उसके भी ऑप्शंस हैं। आप वहाँ जाओ, वहाँ रेंट कर लो, रेंटल कर। ठीक है, ये भी कर सकते मैंने हो। भी यही बोला था कि मतलब ये rent तो- चीजें की जा अब तो यहाँ सकती से हैं। लेके गए थे वो हम- पैक करके, हम साथ check-in लेके luggage गए में। थे, हम अपनी बाइक हमेशा साथ लेके जाते हैं सभी रेसेस में, क्योंकि अगर आपकी बाइक होगी तो वही बात है कि आपकी चलाई हुई है, आपकी प्रैक्टिस है, आपको पता है आप अच्छा कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। जो लोग नहीं ले गए थे, कई बार उनको अच्छा भी एक्सपीरियंस होता है, कई बार बुरा भी होता है, तो हम तो ले जाते हैं इसलिए ज्यादातर। ड्यूरिंग रेस के दौरान आपको कभी ऐसा हुआ, आपको लगा कि शिट शायद ना हो पाए? ये ज़रूर होता है, सभी रेसेस में ऐसा होता है। जब जैसे मैं आयरन मैन की बात करूं, रिसेंटली जो हमने इवेंट किया है फुल आयरन मैन, जब मेरा स्विम कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार चलो ये तो हो गया। मैं तो बड़ा बढ़िया समुंदर से निकल के पैदल जा रहा था, मुझे टाइम तक का नहीं पता था कि 2 घंटे हो चुके। मैं ऑलरेडी अपने जो मेरा कट ऑफ मैंने मन में बनाया था उससे भी मैं 20 मिनट लेट था। आई एक्सपेक्टेड कि मैं 140 में कर लूँगा, बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 145 में कर लूँगा, बट स्विम इतनी टफ थी कि मैं 2 घंटे लगे वो मुझे। मैम तो रह ही गई। ये हुआ इशू, मतलब काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि स्विम में डीएनएफ हुआ है, क्योंकि वो अंडर करंट वाज वेरी टफ। वहाँ आपको स्ट्रेटजी मैंने उसी टाइम बनाई, किसी वजह से मैं क्रॉस हो पाया, लक बोलो या स्ट्रेटजी बोलो या रन टाइम पे आपने जो डिसीजन लिए वो बोलो, तो उससे मैं क्रॉस हुआ। तो मैं बाहर आया सिंपली, जब सिंपली बाहर आया तो मेरे कोच ने देखा ये तो बड़ा आराम से आ रहा है, उसने चिल्लाया, आवाज़ दी, अरे क्या कर रहे तू, तेज तो जा जल्दी। तब मैं थोड़ा होश, क्योंकि जब आप पानी से निकलते हो ना 2 घंटे स्विम कर करके आपका दिमाग और वो सब ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ज़्यादा सोचते नहीं हो फिर आप कि लेट हो रहा हो क्या हो। मैं बाहर निकला जल्दी से, फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला कि तुम जल्दी करो। तो मतलब मैं समझो जब मैं पहुंचा हूँ ट्रांजिशन एरिया में तो 70-80% बाइक्स जा चुकी थी, ये हाल था।
तो फिर मैंने बाइक ली और मैं बाइक राइड पे, बाइक वाज कंफर्टेबल, मैं बाइक में मेरे को मेरा स्ट्रांग था, मुझे कोई इशू भी नहीं आया, बस मैं करता रहा। हाँ, बट ये कि मैंने अपना फुल एफर्ट नहीं, मुझे पता है। देखिए आयरन मैन अगर आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो कोई कर रहा है प्रिपरेशन, तो मेरा मैसेज भी होगा ये कि मतलब वो अपना कभी भी फुल एफर्ट ना दे, ना स्विमिंग में ना बाइक में। बाइकिंग। ये गलती लोग करते हैं। आपको उसको अपने एक ट्रायथलॉन को आपको एज एक सिंगल स्पोर्ट्स देखना पड़ेगा। अगर आप उसको 3 स्पोर्ट्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो आपको उसको एक पूरा स्पोर्ट बना के देखना पड़ता है। तो बाइक मेरा अच्छा रहा। जब रन पे आया तो भी मैं मन में रिलैक्स था कि यार चलो मैं इतना कंप्लीट कर चुका हूँ। बट रनिंग जो होती है वो टफ हो जाती है आते आते। जब आप ऑलरेडी 180 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हो, 4 किलोमीटर आप स्विमिंग कर चुके हो, तो आप थक तो जाते हो। उस पॉइंट पे कई बार लगता है, जब 10 किलोमीटर हो गए, 20 हो गए, तो लगता है कि यार अब तो नहीं हो रहा, क्या पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक कई बार आता है ये फेज कि और आपका क्यों कर रहा हूँ हाँ, मैं, क्या फर्क पड़ रहा है? ये फेज भी आता है, आप क्यों, मैं ये कभी नहीं करूंगा दोबारा, ये क्यों कर रहा हूँ। और जब आपको ये लगता है कि नहीं यार अब नहीं होगा, बस ये पॉइंट जब आता है, तो सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका है कि उसको याद करो जो आपके सबसे करीब है। मैंने अपने बेटे को, अपनी फैमिली को याद करा कि यार जब मैं ये कंप्लीट करूंगा, तो वो मैं उनको इमेजिन कर रहा था कि जैसे मैं फिनिश लाइन पे मेरा बेटा है या मेरी फैमिली खड़ी है, तो उनको क्या फीलिंग आएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को रेस की एनर्जी जो मिलती है वो मेरे घर वालों से, अपनों से मिलती है। ये सोच के कि उनको अच्छा लगेगा अब कि जब मैं इस कंप्लीट को, तो मेरे को, मैं इवन हंस रहा था, मतलब वो क्या पता नहीं कैसी फीलिंग थी, बट मैं याद कर करके हंस रहा था और बस चलते जा रहे थे बस उसमें। तो उस हंसी के डोपामिन ने आखिरी 20 किलोमीटर पार वैसे करा निकल है। दिए। तो इमोशनल याद था करके टुवर्ड्स द एंड। इमोशनल, एक्चुअली इमोशनल होता है। मैं तो शायद रोया, मेरे आंसू भी आ गए थे जब मैंने फिनिश लाइन क्रॉस करी। तो मेरा कोच भी मिला मुझे, तो मैं गले लगा, मेरे आंखों से आंसू आ गए, मतलब मैं ऐसे जैसे बच्चों की तरह हो गया था उसके सामने। तो वो तो इमोशनल होता है। तो आपकी जो फिनिशिंग वीडियो है वो तो एकदम एक आइकॉनिक वीडियो हाँ, बना सकते हैं, उसको तो एडवर्टाइजमेंट मैं बना सकते हैं एक्चुअली भोपाल का। आपको मैं- दिखा के सामने, मैंने इसलिए जान मुश्किल आपसे बुलवाया था क्योंकि मैंने आपका वो रन भोपाल रन के टाइम देखा था। एंड एट दैट टाइम मतलब मैं थरोली इम्प्रेस्ड एंड मैं खुद ही इमोशनल हो गया था वो देख के, बिकॉज वो इतना उसमें दिख रहा है आपका इमोशन। एक्चुअली मैं आपको साथ में दिखा के आपका रिएक्शन लेना चाहता था एक्चुअली उसके ऊपर। वो मेरी जो वीडियो बनी है ना, वो आयरन मैन फिनिश की, वो प्रिया मैम ने बनाई है। और अच्छा, हाँ, वो नहीं ये तो आपको बताना पड़ेगा, उनको क्रेडिट देना मैं पड़ेगा बताऊं, इसका। आपको पूरी बात बताता हूँ। किसी वजह से उनका नहीं हुआ आयरन मैन। उन्होंने सब कुछ छोड़ के और भूल के, जिस टाइम मेरा फिनिश होने जा रहा था, तो उन्होंने देख लिया मेरे, अभी भी वो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सारी चीजें, कि वो नंदन भाई भी वहां थे, प्रिया मैम भी वहां थे, वो मेरी फैमिली थे वहां पे उस टाइम पे। और वो उन्होंने देखा कि मेरा फिनिश हो रहा है, वो दौड़ के अंदर गए, वो वीआईपी एरिया में चले गई, मतलब मैम ऐसे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद मेरा वीडियो वहां से बनाया। इवन उनसे साइड में और स्पेनिश और ये लोग थे, बहुत सारे अंग्रेज थे। किसी ने उनसे पूछा, इज ही योर ब्रदर? तो उन्होंने बोला नहीं, ही इज मोर देन दैट। तो मतलब इतने उससे उन्होंने इमोशंस के साथ, वो मेरा बेस्ट मेमोरी है। वो बेस्ट मेमोरी है वो, बहुत। और वो कैप्चर्ड है मेमोरी, एक बड़ी बात है। तो उसके लिए तो मैं मैम से हमेशा थैंक्स बोलूंगा, कि वरना वो वीडियो मिलते ही नहीं है। वो तो कभी किसने कैसे फिनिश किया वो तो नहीं आते, बट मैम ने किया था रिकॉर्ड। और शायद मैं उसी से वो हो गया कि लोगों को, मेरे घर वालों को उसकी इंपॉर्टेंस जब पता चली कि मैंने कैसे फिनिश किया, जब उन्होंने वीडियो देखी। अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं चलता हम रेस में क्या करके आ गए, वो क्या नहीं फील हुआ। कर पाते। तो वो फील जो था वो वहीं से नहीं आया। यार, हम सब उस वीडियो से बहुत इंस्पायर्ड। नहीं और सही, मैंने तो वो देखा था एंड मैं हाँ क्या चीज, प्ले हाँ सही। भाई Away with the flag. Well done, Samran. Congratulations. You are an Iron Man. As we welcome Tim Boyle. Welcome, Tim. Welcome to the Magic Crocodile finish line. Tim Boyle from the United Kingdom. You are an Iron Man. इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब आयरन मैन से एक दिन पहले कोच में बैठा साथ में, तो उसने बोला क्या क्या है क्या? मैंने कहा यार मेरी एक ड्रीम है सर। बोला क्या? मैंने कहा मुझे फ्लैग चाहिए। जब मैं ये करूँ कंप्लीट तो मेरे पास फ्लैग, तो उसने वो फ्लैग रखा हुआ था साथ में। जब मैं लास्ट लूप कंप्लीट कर रहा था,
बिल्कुल जब एंटर होने वाला था इस पे कारपेट पे, तो उसने मुझे दिया हाथ में। और उससे एक दिन पहले ये सिचुएशन थी कि मैं सोच रहा था यार मैं फ्लैग का किससे बोलूँ, क्या करूँ, सब लोग अपनी अपनी रेसेस में होंगे, मेरे घर से भी कोई नहीं गया था कि मैं किसी को दे दूँ फ्लैग, सबने इंतज़ाम कर रखा है। बट मैंने फिर कोच से बोला तो उसने कहा मैं करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो जब मेरा लास्ट लूप था, जब ख़त्म हो रहा था, तो उसने मुझे फ्लैग हाथ में दिया। और मेरी बहुत ड्रीम थी कि मैं अपना उस झंडे को वहाँ ले रहा हूँ। मैंने उसकी शायद आर्टिकल उससे पहले किसी ने इंटरव्यू किया था न्यूज़ में, तो मैंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना तिरंगा उस फॉरेन की किसी भी जगह पे लहरा के आऊँ। तो वो मैंने किया। और उसके बाद जैसे ही वो मैंने ऐसे किया, देन आई बो डाउन कि चलो थैंक्स टू गॉड, ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी बोलता है कि आपको अगर सक्सेस का क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि होना चाहिए, क्या की पॉइंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स में मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो है ग्रेटिट्यूड, दूसरा है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक तो थोड़ी सी आपकी सोल से रिलेटेड है और 2 आपकी फिजिकल हैबिट से और इससे रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थैंक्स टू गॉड कि उसने मेरा फिनिश कराया, इसलिए मैंने वो किया उनको। और फिर मैंने अपने फ्लैग को किस किया वापस। नहीं, ये तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब बहुत सारे इमोशंस मुझे खुद ही फील हो रहे थे एट दैट टाइम के वाओ। क्योंकि देखो एक चीज है, अगर मतलब मैं अपने आपको एथलीट तो नहीं बोलूंगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा था। मैं कहा इसी में इतनी दम लग जाती है आपकी कि आपको इसको सॉर्ट ऑफ एक जुनून मान के तो चलना ही है। एंड कितना हार्ड वर्क जाता है, मतलब रेस डे तो चलो एक है, बट उसकी जो प्रिपरेशन है, तो ये दिस इज मतलब मैं तो मानूंगा मे बी 3 गुना या 4 गुना होगा उसके बराबर। तो जो उसके अंदर हार्डवर्क जाता है, एंड देन सीइंग कि वो हार्डवर्क एक दिन पूरा आ रहा है, एंड देन आपने उसको इतने अच्छे से फिनिश किया। जो आपने बात की ना ग्रैटिट्यूड, वो बहुत बड़ी चीज है। कहीं भी उसमें आई वुड से सबसे इंप्रेसिव चीज ये है कि कहीं भी आपका पर्सनल प्राइड नहीं दिखा रहे हो आप उसमें। एंड अभी भी जो आप बता रहे हो, आई थिंक आपके बारे में सबसे इंप्रेसिव चीज वो है, क्योंकि आप कहीं पर्सनल प्राइड नहीं फील कर रहे हो, बल्कि आपने जो बताया ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। एंड मतलब वो बहुत ही पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव मैं कहूँगा, एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। जब मैंने कनिष्क को भी दिखाई, मैंने कहा यार ये वीडियो दिखा के उनका रिएक्शन लेना है। नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं, 3-4 बार बात हुई। और मेरे भी मतलब आपकी स्टोरी सुन के तो अब और डबल हो गया, बट मेरे को तो वैसे भी बहुत वो फील हो रहा था। हम रखना या नहीं रखना ये ऑफ कोर्स अपने वो करेगा, बट जो आपने पर्सनल स्टोरी भी बताई उसके बारे में मतलब मैं थोड़ा और ज्यादा इमोशन फील कर रहा हूँ इसको देख के, बहुत ज्यादा। एंड जो आपने बताया कि आप क्या सोच रहे थे कि आपको अपने हाँ, मुझे ऐसा दिखता था कि मेरा बेटा मेरे सामने है, अब मुझे जाना है, वहां तक पहुंचना है। तो मेरी फैमिली सामने है, मुझे वो पहुंचना है। और मेरी फैमिली उस टाइम पता है ये लोग थे मौजूद। मैं हमेशा उसका शुक्र अदा करूंगा कि ये लोग वहाँ थे फिनिश लाइन पे। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि घर से कोई नहीं गया। इनको मैंने हक किया, नंदन भाई को, कोच को। मतलब वो फीलिंग जो थी ना, वो बहुत अपने होने वालों की वो फीलिंग वो भूल ही नहीं जा सकती। तो प्राइड जो आप बोल रहे हैं और ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, प्राइड का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप कुछ हो ही नहीं। जब आप कुछ हो ही नहीं तो किस बात का प्राइड। अगर आपके दोस्त नहीं होते, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, अगर आपको ये मौका नहीं मिला होता, या ये सब करने के आपको ऐसा सिस्टम नहीं बनता, या मुझे आज मेरा दोस्त मुझे 2018 में साइकिल नहीं देता हाथ में, या मेरी वाइफ मुझसे नहीं कहती जिम जाओ, तो मतलब जब तक ये मेरा है ही नहीं कुछ भी। ये सब तो सबका है। तो इसलिए कोई प्राइड की बात ही नहीं है। तो सब लोगों का जॉइंट एफर्ट है, एवरीबॉडी। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, साइकिलिस्ट हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जसदेव भाई हुए, नंदन भाई हैं, और एजाज भाई हैं, बहुत हैं। ये सब लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि अगर ये ना मिले मुझे, तो मुझे लगता है शायद मैं चल ही नहीं पाता इतना। तो मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये सब सबका है। वो आपका बड़प्पन है। नहीं, ऐसा नहीं, आप सच है, ऐसा आप सोच कर कर- सही, और ये सभी सच इससे सीखें, और सभी ऐसे रहें तो दुनिया ही चेंज हो जाए। अब And- इतने युद्ध हो रहे हैं, इतना सब हो रहा है, ऐसी सोच रखें तो फिर ये सब हो ही ना। है। ये तो है। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर प्रिया क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड हाँ। किया। फिर आपको हमको भी एक्चुअली आपके साथ ये मोमेंट लिव करने का मौका मिला, वो क्योंकि उन्होंने हम करना रिकॉर्ड चाहते किया। थे। उससे मैं अपने खानदान में मतलब रिश्तेदारों में बोलूंगा ना तो वैल्यू बढ़ गई। क्योंकि आप जाते हो, आप रेस करते हो, उन्हें नहीं पता आपने क्या किया।
वहाँ आप दौड़े, आप स्विम करे, आप गिरे, पड़े, उठे, आपने मेहनत करी, वो किसी को नहीं दिखती वहाँ पे। वो तो देखते हैं कि But- कोई शौक पूरा करके आ हाँ, गया। उन्हें लगा कि ये तो घूम फिर के आ गए, बट जब वो मैम ने वो कैप्चर किया ना, तो जब सबने देखा तो सबको लगा ये तो हीरो है। हाँ, ये मतलब- एक्चुअली एथलीट है, actually, मतलब हाँ, एक मतलब वो स्पोर्ट्स उनको पर्सन। एक्चुअल देखने को मिला कि यार हम करते क्या है और हमें कैसा फील होता है, वो जो प्राइड है या जो हमें अपने देश को लेके बोलो, क्योंकि हम बाहर में थे तो मतलब हमारे मन में तो ये था ना हमारी कंट्री। वहां पे तो हम यही सोच, जब यहाँ से इंडिया में करते तो हम भोपाल के बारे में सोचते, बट जब बाहर थे तो हमें तो लग रहा था हमारी कंट्री, हमारा देश। तो वो वाली फीलिंग सबको देखने को मिली। मैम का बहुत बहुत थैंक्स है, ये ऐसा होता नहीं है कभी। नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक जब स्पेशली आप कोई ऐसा इवेंट कर रहे हो, इंडियंस होंगे ही कितने उसमें पार्टिसिपेट करने वाले? शायद 20-22 5,000 थे टोटल एथलीट्स, तो 20 जिसमें तो मतलब आप सही महीने में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड वो एक बहुत बड़ी चीज है, कंट्री को किसी भी चीज में रिप्रेजेंट एक करना। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़ी बात है, क्योंकि आप जब जाते हो तो आपका जब देश छोड़ते हो तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और सब चीज़ों में जब करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। वहाँ की डाइट आपको पता है, वहाँ खाने को आपको नहीं मिलता है जो यहाँ मिलता है, तो बहुत ध्यान से बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हुए सब करना पड़ता है। वहाँ तो लेन ही चेंज है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे राइड कर रहे हो, वहाँ राइट हैंड पे, वो तो पहले दिन ही शौक लगता है जब आप चला रहे प्रैक्टिस भी निकलते हो, आप बार बार ध्यान रखते रहे आपको इस तरफ ही रहना है। मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब दूसरे देश में जाके स्पेशली जब अकेले में हो जाते हो तो नेचुरली हाँ, वहाँ चले वैसे जाते हैं। आगे पीछे कोई रहता है तो आगे पीछे चलते रहते हो, बट अकेले में कई बार इंस्टिंक्ट ये रहता है उधर। तो आपने naturally- इमीडिएटली हाफ आयरन मैन के बाद Full फुल का- की तैयारी चालू full कर दी का, थी? हाँ, कितना बना लिया गैप था। था बीच में? मैंने जैसे अक्टूबर 1 साल का एक था, साल- एक साल का। बट इस Nice. 1 साल के बीच में मैंने एक रेस और कर ली थी। हमारा ये जब हाफ आयरन मैन कंप्लीट हुआ उसके बाद हम एक साइकिलिंग रेस पे शिफ्ट हो गए थे, और साइकिलिंग रेस कंप्लीट करी हमने जनवरी में, देन फिर फरवरी से हमने स्टार्ट करा ट्रेनिंग करना। ऑफिशियल ट्रेनिंग साइकिल 9 महीने का करीब ट्रेनिंग हाँ। प्लान लेके। ऑन एन एवरेज, कोई एक एवरेज आपके प्रैक्टिस डेज में कितने घंटे आप एक्चुअल स्पेंड करते थे वर्कआउट पे? 3 घंटे रफली हर वीकडेज में करते हैं, और वीकेंड में 5 to 8 आवर्स करते हैं। ये फुल आयरन मैन के लिए। हाँ, एंड हाफ के लिए? हाफ के लिए भी रफली आपको 2 घंटे रोज कम से कम करना चाहिए, और वीकेंड में 4 to 4 आवर्स, तो रफली 4 to 5 आवर्स, 4-5 आवर्स। और ये ये जो थोड़ा ट्रांजिशन भी बीच हाँ। में उसमें। ट्रांजिशन प्रैक्टिस वगैरह ये सब बहुत जरूरी करना चाहिए। और ये जो 2 आवर्स हैं, इसमें ब्रिक वर्कआउट्स भी हैं? हाँ, मतलब आपके देखिए, जो अभी हाफ आयरन मैन की बात करें या फुल आयरन मैन की बात करें, तो ट्रेनिंग जो है वो इस तरह डिवाइड होनी चाहिए कि आपके 2 वर्कआउट पर डे हों। अब वो आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, अब वो आपके कोच का काम है कि वो आपको करेगा, बट जो एक फॉर्मेट है वो मैं बता देता हूँ, जो अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ जो कोच नहीं ले रहे हैं कुछ, तो स्विमिंग के साथ किसी दिन आपकी रन है, किसी दिन स्विमिंग के साथ आपकी स्ट्रेंथ Bike. ट्रेनिंग है, कभी आपकी स्विमिंग के साथ बाइक है, कभी आपकी रनिंग के साथ बाइक है, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपकी रनिंग है। मतलब आपको 3-4 चीज़ों को शफल करना रहता है, बट वो एक तरीके से कोच करता है अच्छे से कि कब आपको लोड ऊपर करना है, कब नीचे करना है। लोड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि आपकी रिकवरी हो सके। कौन से वर्कआउट के बाद कौन सा वर्कआउट करना है, ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को समझा जाए। अब आप सपोज करिए आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और आपकी स्विमिंग है, 2 वर्कआउट हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले जिम मत करो। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं ना कि जिम करके आराम से रिलैक्स करो स्विमिंग में, नहीं, क्योंकि हम लोग को स्विमिंग में भी एफर्ट डालना पड़ता है। और जब आप जिम कर रहे हो, आपकी बॉडी आपकी स्टिफ हो रही है, थोड़ी सी आपके टाइट हो रहे हैं मसल्स, उस टाइम आप जाते हो स्विमिंग में, आपने जैसे हाथ चलाए, आपने अपर बॉडी करी हुई है ऑलरेडी, तो कहीं चलेगा ही भी नहीं। कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। जो इन्होंने करा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके स्विमिंग कर ली। ऐसा किया फिर तो कुछ शौक तो नहीं लगा। नहीं, तभी तो प्रॉब्लम हो गई बस थी। वो तभी ये हल्की सी। हाँ। बट क्योंकि कम कर रहे थे ना हाँ। इंटेंसिटी, अभी स्विमिंग भी स्लो कर और रहे थे, स्विमिंग इसलिए एक्चुअली कुछ मुझे खास प्रवीण सर ने दिया नहीं था, आप मन से पर हाँ, अब गर्मियां हैं, स्विमिंग करने का मौका मिल बच्चों रहा के है साथ, तो अब जल्दी बच्चे भी हैं तो। और फिर अब जब करते हो तो फिर लगता है अब अच्छे से ही कर कर लो। लो। हाँ। वो आपको स्विमिंग आती है? स्विमिंग आती है, हाँ। आप आयरन मैन क्यों नहीं कर रहे? जिसको स्विमिंग आती है कर उसे रहे तो कर ही लेना चाहिए। यार भाई। क्योंकि देखो दौड़ना सबको आता है, हाँ। बस उसको सुधार करना है। दौड़ना तो हमारा नेचुरल वो है। और साइकिलिंग हम लोग क्योंकि ड्राइव करते हैं, बाइक भी चलाई है हम सब, तो साइकिलिंग भी हमें आती है, इसको भी निखारना है। 2 चीजें आपकी, मतलब सबसे टफ जो पड़ता है ना किसी को, वो पड़ता है स्विमिंग। सब डरते तो स्विमिंग सब से। स्विमिंग। तो मैंने पूल स्विमिंग किया है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कोई कभी issue करा ही नहीं था? मैंने तो किया ही नहीं, सही बात इन मैं है। कर लेता हूँ स्विमिंग में, हाईएस्ट 1.2 तक कर चुका हूँ। कोई इशू Pool नहीं, में आप ही पर- सैटरडे को बुआई लेके बड़े तालाब आ जाइएगा, 6 बजे से 8 बजे तक वहीं रहते हैं। अपना ही अड्डा है। मैं तो बोलता हूँ जो तैयारी करते हैं उनसे बोलता हूँ जिन्हें नहीं आती स्विमिंग, बोलते हैं आके बैठो देखो, कम से कम मतलब वो देख के एंजॉय करो कि यार क्या कर रहे हैं, हाँ। मन तो बनता है एटलीस्ट। हमको तो क्या डर लग रहा है, तो डर देख देख के ही थोड़ा सा कम हो जाता है जब देखते हैं कि कि यार सब चल कर रहा है, रहे हैं सब तो कर फिर रहे हैं। इसमें तो भाई सैटरडे को 6 to 8 शीतल दास की बगिया हर दिन हर हफ्ते रहते हैं, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना होता है करते हैं। मेरे में क्या उतना जिगरा नहीं है, तो इसलिए मैं अगले साल, मैंने आपको बताया ना, ओवर प्रिपेयर्ड होके कोशिश करेंगे। साइकिल अभी ली अभी है, मेरे को भी अभी हम शौक लोग लगा थोड़े था साइकिल में। बीआरएम करेंगे फिर अच्छा। आएंगे। हाँ, साइकिल में मुझे भी साइकिल शौक हम लगा। लोग मैं क्या, मैं बिल्कुल इतनी महंगी साइकिल, मैं घर वाले कह रहे हैं गाड़ी ले लो, मैं कहा हम गाड़ी नहीं, हम बाइक ही अब हम लेंगे साइकिल अभी उनको पता नहीं है ना तो साइकिल। actually मेरे- नहीं नहीं, अब बता दिया है कि इतनी महंगी मेरे आएगी। घर में जो है ना, मेरी कार से भी ज्यादा साइकिल महंगी है। मतलब मेरे पास यौन है, हाँ। बट ये है कि कार से भी ज्यादा साइकिल महंगी है ना। मेरे पास बाइक इतनी महंगी है ना, मतलब 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर महंगी है, मेरी साइकिल ही सबसे महंगी है। मैं उसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ। साफ भी साइकिल को ही करते रहते हो हर वक्त। एग्जैक्टली मेरी कार और बाइक एक्टिवा इतनी कभी धूल साफ नहीं जमी दिखती, रहती। बट साइकिल आपको मतलब ऐसी चमक चेन भी रही है बिल्कुल बिल्कुल। चमकती हुई मिलेगी। 1-2 घंटे बैठे रहते हैं, साफ करते हैं। पॉलिश करते हैं। तो आपने ही बात करी अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, हाँ। 2-3 बार अपन ने जिक्र करा, तो आप कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो? और जैसे आयरन मैन के लिए तो आपने बोला वीक में कितनी बार? देखिए कोई भी अगर एथलीट ट्रेन कर रहा है तो उसे 2 से 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए वीक में, ठीक है। वो डिवाइड कर सकता है। और अगर कितने वो घंटे, two- मतलब अगर एक वो- बार में हाँ, कितना, एक सेशन कितना हुआ? एक घंटा? सेशन होना चाहिए 1 hour मैक्सिमम, 1 hour max। बस। For 30 to 1 hour, 30 हाँ, minutes to 1 hour, वो भी जैसे कि अब आपको लेग्स जो है वो प्रॉपर पूरा एक सेशन एक ही में डिवाइड होती है, लोअर बॉडी, तो उसमें टाइम लगता है ज्यादा। बाकी अपर बॉडी आपके 2 डेज में डिवाइड कर लो, आप पुशिंग में करो, एक पुलिंग में में बैक करो। शोल्डर कर लिया, हाँ, एक में चेस्ट तो बाइसेप उसमें आपका कर लिया 45 कुछ। मिनट्स टू 1 hour इज मोर देन सफिशिएंट। हम्म। इतनी स्ट्रेंथ है। वेट्स भी आपको बहुत हैवी नहीं लेना है, ये भी सिमिलर है, डिपेंड करता है सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी पे कि हैवी और लाइट आप बोल नहीं सकते क्या होता है। किसी के लिए 20 किलो लाइट होता है, ठीक है, तो मगर आपको अपनी कैपेसिटी में उसको लाइट वेट ही मान के उसको ट्रेन करना चाहिए। बहुत ज्यादा हेवी वेट कि बल्क भी अच्छी नहीं एंड्योरेंस के लिए, ज्यादा बल्क अप हो गए तो। और फिर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके बाद आपके मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना Maintain बहुत करनी जरूरी है है। आपको। तो आप उसके लिए क्या करते? मैं तो बहुत अच्छा वो नहीं हूँ स्ट्रेच करने वाला, मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं मसाज यूज करता हूँ, मसाज गन। तो कोई और मसाज करता है? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। मसाज गन मैंने उसकी एक अच्छी ले ली, अब मैं उसको बैठ के अपने पूरे थेरागन टाइप की। हाँ, हाइपर राइज इज वन ऑफ द बेस्ट। हाइपर राइज तो आप उसको, अगर वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपकी इंजरी से बचाएगा आपको। लगता है कि थोड़ा सा महंगा आइटम है, बट ऐसा है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। तो मुझे बहुत देर बैठ के स्ट्रेचिंग करना, वैसे मैं करता हूँ, बेसिक सारी स्ट्रेचिंग में कर लेता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए। घर में सुकून से बैठ के मैं मसाज करता हूँ, फिर वो रेगुलर है मेरा। और फोम रोलर भी रेगुलर। कि वो हाइपराइज भी कहीं बैक वैक कुछ स्पॉट्स तो नहीं हिट कर जाती पाते, है, तो बट अपने क्या है, rollers- बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती नहीं है एक्चुअली। जब आप देखिए, कोई भी पेन जो होता है ना, वो 2-3 कारण से होता है। अब आप समझिए, आप जिम करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक पेन होता है, आपको सबको पता है, वो जिसने जिम किया है उसको पता है कि शुरू का 1 हफ्ता एक दर्द होता है, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद या तो आप छोड़ दोगे एक्सरसाइज या आप कंटिन्यू करोगे, वो दर्द चला जाता है। सिमिलरली बाइक में भी यही होता है, जब आप राइड स्टार्ट करते हो साइकिलिंग, तो आपको दर्द होता है, वो पैर में होता है, पैर भरते हैं 1 हफ्ते, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं अगर आप कंटिन्यू करो। अब आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कई लोगों को या तो मिथ समझ लो या कुछ भी, जिसको मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि जब हम रोड बाइक चलाते हैं, झुक के चलाते हैं, तो हमारे बैक पेन होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बाइक फिट प्रॉपर होना चाहिए, हम ये मानते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। बट इसके अलावा 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कब होता है। एक तो जब आप कोई टेरेन चेंज करते हो, सपोज करो आप फ्लैट पे राइड करते थे और आप अचानक से हिल स्ट्रैप लगाने लगे हो, तो आपको पेन होगा। वो पेन भी वही वाला पेन है जो जिम में होता है ना शुरू में, कि आपने 1 हफ्ता करा, वो पेन भी अगर आप हिल रैप्स करते रहोगे तो वो चला जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कोई, अभी आपने टेरेन चेंज करा तब, दूसरा जब आपने डिस्टेंस चेंज करा, सपोज करो आप 20-20 किलोमीटर चलाते थे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप 50 चलाने लगे तो आपको पेन होगा,
या आप 100 चलाते थे, आपने 200 चलाया तो आपको पेन होगा। बट जब आप उसकी हैबिट में आ जाओगे कि आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, ओकेजनली आप चला रहे हो 100-200, तो वो पेन खत्म हो जाता है, दूसरी बात। और तीसरा जब होता है जब आप कोई नया गैजेट या कुछ यूज़ करने लगते हो, जैसे कि आप सपोज करो पहले MTB चलाते थे, आज आप रोड बाइक पे आ गए, तो अचानक से पोस्चर चेंज हो गया, तो वो पेन होगा। वो पेन होगा, जो लोग बोलते हैं रोड बाइक की वजह से हो रहा है, वो ऐसा नहीं, वो वही वाला पेन है जब कोई चीज़ मसल्स का चेंज होता है ना, कि फॉर्म चेंज हो रहा है या कोई लोड चेंज हो रहा है, तो वो पेन होता है। बट वो 1 वीक 2 वीक पे चला जाता है। तो 3 चीज़ों पे ही पेन होता है, डिस्टेंस चेंज होने पे, गैजेट्स चेंज होने पे, या फिर Terrain आपका change टेरेन चेंज होने पे। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। और ये जैसे मैं हूँ, मैं सपोज करो 200 का बहुत यूज्ड टू हूँ चलाने का, जिस दिन मैं 300 चलाऊंगा तो मेरे भी होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा। जो 25 चलाते हैं वो 50 जिस दिन चलाएंगे उनको होगा। जो फ्लैट पे चलाते हैं अगर वो जिस दिन घाटी चलाएंगे तो होगा। बट वो होता है और वो एक पार्ट है यार ट्रेनिंग का या अपने शेड्यूल इसका, कि ये चला जाता है टाइम से। मतलब एंड्योरेंस कर रहे हो तो पेन तो होगा ही, पेन तो होगा कहीं ना ही। कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा। 100% होगा। बट वो ये है कि वो जाएगा जब आप उसके बाद भी उस पर Continue कंटिन्यू करोगे। तो ये मत सोचो कि इसकी वजह से हो रहा। हाँ, अगर आपको कुछ देखो, पेन भी 2 तरह के हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। एक वो होता है जो पर्टिकुलर पेन है जो किसी जगह पे आपको कंटिन्यू हो रहा है और वो होए जा रहा है, और एक पेन होता है जो आपको एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा हुआ या किसी मसल्स के, वो दोनों में फर्क होता है पेन में। एक इंजरी का पेन होता है और एक हमारे इसका जो Extra effort का pain एफर्ट्स का पेन होता है। दोनों में वो फर्क होता है, वो आपकी बॉडी को वो भी समझना जरूरी है। अगर इंजरी का पेन है तो फिर तो वो डॉक्टर, उसके लिए तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है और रेस्ट लेना है, रिकवरी करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जितने भी कोचेज हैं उनकी एक कॉमन थीम है। तो जैसे मैं प्रवीण सर से ट्रेनिंग लेता हूँ, आपने अपने कोच का बताया, तो सब आप कभी भी जाओगे कोई लेके कि मुझे ये करना है तो कहेंगे हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ। आपने डॉक्टर प्रिया का भी बताया कि उन्होंने आपको इनकरेज किया करने के लिए कि हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये कौन सी बड़ी बात? देखो, सबसे कोई बड़ी मेन बात बात ये ना, देखो क्या होता है, स्टार्ट लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। जब आपने अब मेरे से कोई बोलता है यार मुझे आयरन मैन करना है, तो मैं बोलता हूँ रजिस्टर कर दो, हो जाएगा। अरे यार मुझे स्विम नहीं आती है यार, पहले मैं स्विम कर, अरे मत करो, मत सोचो, पहले रजिस्टर करो, फिर ही तो फोकस करो। उसके बाद एक टारगेट सेट करो और उस टारगेट के पीछे पढ़ो। भाई एम आपको ऐसे थोड़ी लगाना है हवा में कहीं पे, एम आपको लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहां लगाना है, तो वो सेट तो कर लो पहले। ये अभी आपका क्या एम है नेक्स्ट? अब फुल आयरन मैन भी हो गया? कंटिन्यू करूंगा अभी तो, ऐसे ही कुछ रेसेस करेंगे, कुछ और एक आध ट्रायथलॉन करते रहेंगे थोड़ा बहुत। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये है कि खुद की रेसेस के साथ दूसरों को सपोर्ट करते रहें। प्रॉपर ट्रेनिंग का नहीं बोल रहा हूँ, कोचिंग का भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि हाँ एक सिस्टम ऐसा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते जाएं। एक माहौल जो है, एक कल्चर जो है वो भोपाल का बढ़ते रहना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ। तो ये एक टारगेट भी है और एम भी है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ कि करो 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 करो। कुछ प्रॉब्लम है पूछो, जो आती है बताएंगे, नहीं आती है तो पता करेंगे, हम भी सीखेंगे, तुम भी सीखो, ऐसे नहीं, सब आगे बढ़ते रहो। तो हमने कुछ सुना है भोपाल साइकिलिंग लीग के बारे में, वो आपने शुरू करी? एक्चुअली ये एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड हमारे दोस्तों के बीच का है, 4-5 हम साइकिलिस्ट हैं, जिसमें नंदन भाई ऑब्वियसली जो मेरे पार्टनर हैं ट्रेनिंग के, वर्कआउट्स के, हम तो बोलते हैं कि हमारे इस पूरे क्राइम के वो साथी हैं। तो नंदन भाई हुए और जसदेव भाई हुए, कर्नल संजय सर हुए, यश, ऐसे 4-5 साइकिलिस्ट हैं हम लोग। तो हम लोगों ने मिलके एक मीटिंग में ओवर अ कॉफ़ी बैठे थे, तो वहाँ पे डिस्कशन निकला। तो उसमें बस ये चाहते थे कि साइकिलिंग कल्चर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि भोपाल साइकिलिंग लीग एक इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कोई ऐसा पर्पस नहीं होगा कि जिससे कुछ बेनिफिट लिया जाए, बस इतना होगा कि जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल की तरफ इनकरेज हों। और उसका फ़ायदा भी हुआ, उसमें ऑल ओवर इंडिया से ही लोग जुड़ गए, कुछ 5 स्टेट से रफली लोगों ने पार्टिसिपेट किया और खूब साइकिल चलाई। कई लोग हमारे भोपाल के साइकिलिस्ट उसमें जुड़े, जिन्होंने ऑब्वियसली हमने भी देखा और उन्होंने भी बताया कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, अपने खुद की लिमिट्स को एक्सप्लोर करा, तो फ़ायदा हुआ इस लीग का। कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे जिसमें फास्टेस्ट सेंचुरी रखा था कि एक कौन सबसे फास्ट सेंचुरी का, बट वो ऑप्शनल चैलेंजेस थे। मेन जो था वो यही था कि माइलेज जो है कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा साइकिल चलाता है। तो पर्पस ये था कि ज़्यादातर लोग अपने डेली यूज़ में भी चलाएं। कई लोगों ने किया ऐसा, ऑफिस जाने लगे, आने लगे, सुबह शाम साइकिल चला रहे हैं, सुबह भी चलाई, शाम में भी चलाई। तो
वो पर्पस फुलफिल हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने साइकिल चलाएं उसको। अब ये है कि और ऐसे इवेंट्स हों या ऐसे हमारी दिनचर्या में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी अभी मतलब कोशिश करता हूँ कि कभी कभी साइकिल से ही जाऊँ स्कूल मेरा, तो करते हैं ऐसी चीज़ें सर। कितने दिन का था वो 15 डेज का था। 15 डेज का हाँ, वो था, मतलब 15 मैक्सिमम days। माइलेज इन 15 हाँ, डेज। मैक्सिमम माइलेज इन 15 कौन डेज। जीता? तो हर कैटेगरी में एक एक विनर थे एज उसमें। ग्रुप्स में जो मैक्सिमम डिस्टेंस आया था वो एक बंदे ने एक्चुअली थाईलैंड में उसने रेस कर रहा था उस टाइम पे, अच्छा, और वो अच्छा। रजिस्टर्ड था 1700-1800 किलोमीटर का आया था उसका। ये तो चीटिंग हो गई थोड़ी। वो तो सबको भाई साइकिल तो चलानी है, हाँ। बट ये है कि यहाँ से 1300 1200 1300 सबने चलाई 15 दिन में, 15 दिन मतलब अच्छी चलाई मतलब सबने। 100 करीब के एवरेज बना रहे थे बना रहे थे लोग, बना रहे थे लोग। सुबह शाम 150-150 तक आ गए थे लोग चलाते, कि शुरू में इतना कवर नहीं हाँ। करा, फिर बाद में उन्होंने Cover 150 up चलाई कर एक दिन में रोज रोज। वो कोशिश तो कर रहे थे ना कि लीडर बोर्ड पे मैं Leader नीचे board पे, नीचे नहीं हाँ। रहना चाहता, मैं थोड़ा तो कहीं लीडर से बोर्ड तो हूँ। मतलब ऐसा मैजिकल था कि हर दिन ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, मतलब बिल्कुल। सस्पेंस बना रहता था, तो उससे बहुत मजा कब आया। कौन अपलोड कर दे एकदम हाँ, से। हम लोग देखते थे ना, हम लोग को खुद ही बहुत मजा आता हाँ। था कि यार क्या सही चल रहा है आज इस बंदा। अच्छा देखा गया तो जो लोग हर दिन कंसिस्टेंसी से चलाते हैं वो ज्यादा जीतने के हकदार भी होते हैं और जीतते भी हैं, उनके मुकाबले जो एक दिन में बहुत ज्यादा चला के बैठ जाते हैं। वही वाली रेस की तरह कि मतलब एक दिन में बहुत तेजी में आगे गए, फिर 2-4 दिन का गैप लिया, तो वो कछुआ और खरगोश टाइप बस की वही स्टोरी होगी। समझ लो आप। तो मैंने ऐसे देखा लीडर बोर्ड्स में जो लोग रोज थोड़ा 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 चलाते रहे और धीरे 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 ऊपर आ गए और विन जीत ही गए वो। तो ये 15 डेज का 15 डेज का 15 था। डेज में माइलेज। हाँ, और इसके और भी अब सोच रहे प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 तो एटलीस्ट बार हो एडिशन ऐसे रहें, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करें। जो भी होगा कुछ नया हो सकता है उसमें। बहुत अच्छा आइडिया। बहुत सारे उसमें हमने रूल्स रखे सेफ्टी को लेके, और हर चीज़ का ध्यान रखा प्रॉपर के अच्छे से हो, जेन्युइन हो, कोई ऐसा नहीं हो सबका। तो प्रॉपर रहा, बहुत अच्छा इवेंट रहा। भोपाल का अपना इवेंट था वो, पहला इस तरह का कोई इवेंट साइकिलिंग की लीग का। तो और ऑल इंडिया से लोग इन्वॉल्व हो गए। ऑल इंडिया से इन्वॉल्व हुए, बल्कि अब तो पहला था तो इतना लोगों को कई बार ट्रस्ट नहीं होता, बट अब तो लोग पूछ रहे हैं बराबर कि कब होगा भोपाल BCL का 2nd एडिशन। तो देखते हैं। जैसे आपने तो भोपाल का नक्शे पे और नाम और वो कर दिया एक भोपाल, उसको। हाँ नहीं मतलब डबल कर दिया, पहले ही था थोड़ा, लेकिन इसको और आप पर्पस तो यही है कि हमारी सिटी, हमारे शहर, हमारे देश, सब जगह जो हो सकता है नाम हो। जब भी हमारी टीम का नाम भी टीम भोपाल था, हमेशा से भोपाल का नाम लेके चलते रहे आगे। हम तो अपने शहर पे प्राउड फील करते हैं और चाहते हैं कि सब जगह उसका नाम हो। इसलिए ये भोपाल साइकिलिंग लीग, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से साइकिलिस्ट थे, हो सकता है और आगे जाए और कुछ हो अच्छा। तो और ऐसी लीग है कहीं पे वैसे? और मतलब ये आइडिया कहीं से इंस्पायर्ड या मतलब अपना एकदम ब्रेन चाइल्ड था? आप देख सकते हो कि 100 डेज ऑफ रनिंग का एक HDOR इवेंट होता है, ऐसे 100 डेज ऑफ साइकिलिंग का भी एक इवेंट होता है। तो कह सकते हो कि वो 100 डेज का माइलेज उसमें। हाँ, वो सिमिलर है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहता है, कौन ज्यादा 100 डेज तक चला रहा है। और इंटरनल बहुत सारे उसके छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं। 1000 किलोमीटर का चैलेंज एक होता है रनिंग में, मतलब। तो ये 4-5 लोगों के दिमाग का था बनाया हुआ, बट फायदा हुआ सबको। और इसमें कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं? इसमें हमने इसकी चार्ज रखे थे 499 रुपीज या 450 रखे थे, जो उन्हीं को पे बैक कर दिए गए किसी तरह से। टी-शर्ट, मेडल्स और अवार्ड्स सब टोटल, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हाँ मतलब कोई, मतलब बिल्कुल वही आपने कॉस्ट टू कॉस्ट यही रखा कि इवेंट से फायदा होना चाहिए लोगों को। फुल आयरन मैन के टाइम आपने कितने पी ब्रेक्स लिए थे? मैंने 2 लिए थे, मतलब मैंने ब्रेक नहीं लिया था। मैंने ऐसे लिया था जब मैं स्विम से बाहर आया, तो एक बार मैं स्विम से ट्रांजिशन साइकिल जाने से बीच में मैंने एक बार वॉशरूम गया मैं, और सिमिलरली जब मैं साइकिल से रनिंग के भी स्विच कर रहा था तब मैंने एक बार वॉशरूम गया। इन ट्रांजिशन ही बस मैंने 13 आवर्स में 2 बार मैं वॉशरूम में से। बाकी तो मैंने बाकी पसीने में बहा दिया और क्या। नहीं, रेजिलिएंट है आपका। मैं इतना तो हमारे 10 किलोमीटर की रन में कर लेता हूँ। आप ये सोचो कि पानी मैंने इनटेक कितना किया, आप ये देखो कि मतलब रफली बोलोगे आप तो मतलब 13-14 लीटर बड़े आराम से पी लिया और वो पसीने में बहा दिया। बस ये कि हाँ, अगर कभी किसी को ड्यूरिंग इवेंट लगता है कि उसे जाना है तो जाना चाहिए, होल्ड ना करो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। वो जो आप 1 मिनट लगता है कि वो वेस्ट होंगे, वो वेस्ट नहीं होते, वो आगे आप और अच्छा कर लेते हो। हमने डुएथलॉन में हमारी बातचीत मालती मैम से हुई थी। हाँ जी।
तो उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की थी। मालती मैम तो मतलब मेरी इतनी मतलब माँ जैसी समझो, इतनी मेरे लिए हैं, Close हैं। सीनियर हैं और सब कुछ हैं। तो वो तो जिसके लिए जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, सबके लिए, सब अपने ही हैं, सभी अपने। तो मैम को बाइक लेना थी, मैम ने मुझसे पूछा, अभी मैम ने बाइक का पूछा, मैं उनको साथ में लेके गया वहाँ पे, उनको दिलवाई। इवन अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने बोला बाइक चाहिए, तो उनके साथ भी गया, दिलवाई। तो ये तो करना ही है, काम है ये तो। वैसे आप तो इतने हम्बल हो, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था आपसे पूछूंगा, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो कि आप मत छोड़ो, हाँ, जो नहीं, पूछ रहे हो। कि आपको लगता है बेबी कि आपके शहर में फैन फॉलोइंग है? बिकॉज है, बट आप बताओ कि फैन फॉलोइंग तो नहीं बोलूंगा मैं, बट ये है कि हाँ, लोग तारीफ भी करते हैं और अच्छे से सब मिलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि लोग मुझसे अच्छे से मिलते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हाँ, है। तो मतलब वो खुशी से भी मिलते हैं, एक्साइटमेंट से भी मिलते हैं, मतलब हर तरह से पॉजिटिव ही मुझे लोगों से आपको एनर्जी चाहते मिलती हैं, है। मैं तो ये कहूंगा, और मेरे हाँ, पास बिल्कुल। हमारे पास उसका एविडेंस भी है। चाहते हैं, हमारे प्रेम पास करते हैं सर। हमारे पास वीडियो बिल्कुल है जिसका वीडियो में है। क्रेडिट जाता है कृष्णा जी को। क्या इन्होंने बात है। वीडियो कैप्चर किया है, सबने आपको कंधे पे उठाया हुआ है उस इवेंट पे। ये सब भाई ही मेरे ये जितने भी साइकिलिंग और रनिंग के मेरे ये हर बार ही कई बार हुआ है ऐसा। हाँ। हाँ, ये सही है, ये प्यार है, बस ये उनका प्यार है, वही चाहत। चाहत है। तो वो लोग जब भी खुश होते हैं या हम कुछ भी जब भी कर रहे हैं, तो मतलब आप देखोगे, जब मैं आयरन मैन से आया था बार्सिलोना से, तो स्टेशन पे मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए थे, उन्होंने रिसीव करा, और तब भी उन्होंने मुझे गोद में उठाया, ऊपर उठाया। फिर ये आपने ट्रायथलॉन का बोला, यहाँ भी, तो ये सब मेरे सब भाई हैं, सब फैमिली है मेरी। ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपको इवेंट में या रास्ते में चलते हुए आपको पहचाने और एकदम से एक्साइटेड होके हाँ आपके साथ फोटो वोटो लेनी है, मतलब ऐसा- हीरो मोमेंट? ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा हाँ। हो गया है, बट ये है कि ऐसा मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है। सेम हुआ है जब शुरुआती प्रवीण सर शुरुआती के आपने साथ बताया। करा हाँ, था। जब मैंने स्टार्ट किया था, तब यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि स्ट्रावा एक ऐप होती है जिसपे एथलीट्स फेसबुक की तरह मतलब अपनी एक्टिविटीज या सब कुछ डालते हैं जो भी। तो स्ट्रावा मुझे इंस्टाग्राम में नीचे किसी के पोस्ट पे लिखा हुआ दिखा था, वो नीचे ऐसा उसका लोगो Icon, बना आ जाता है। तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि स्ट्रावा क्या होता है जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे स्ट्रावा एक ऐप मिल गई। जब मैंने उसमें देखा तो उसमें तो भोपाल के लोग और ये सब सजेशन में आए, दिखने लगे, मैंने फॉलो किया। तो कुछ टाइम प्रवीण सबकाल सर हुए, परमजीत सर हुए और मुकेश सर हुए, ये लोग बहुत एक्टिविटीज और वर्कआउट्स करते थे। 2,000 उनके मतलब फॉलोअर्स थे किलोमीटर्स और और सब उनको कुडोज दे रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। उसमें मैं भी था, तो मैं भी कुडोज दे रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ सबको। फिर वो इवेंट में एक दिन मुझे दिख गए, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। उन्होंने क्यों? मैंने कहा सर मैं आपका फॉलोअर हूँ। तो क्या बात आप है, मेरे इंस्पिरेशन है। हाँ, मैंने कहा सर मैं आपको देखता हूँ आपकी एक्टिविटीज। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने फोटो लिया सेल्फी, और हम लोगों ने, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुमने तो यार दिन बना दिया मेरा। और ये इंसिडेंट फिर क्या है, मैंने जब पहली बार करा ऐसा हुआ, उसके बाद ये मेरे साथ हो चुके हैं कई बार ऐसे वाकयात। तो मुझे अपना वो टाइम याद आता है कि यार मैंने भी यही सब किया था। तो लोग मिलते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, आप इवेंट में रेस में जाओ उसमें तो अच्छा लगता है, बट है सब अपने भाई। तो अब आपके कितने फॉलोअर हैं स्ट्रावा? स्ट्रावा पे मेरे 2300 फॉलोअर हैं अभी तो। वाह, मतलब वो लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। अब आपका एक वो भी फर्ज है कि स्ट्रावा पे दिखाते जाओ उनको रोज रोज। हाँ, वो तो मैं डालता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं रखता हूँ अपने वर्कआउट। मेरे सारे वर्कआउट उस पे हैं पूरे। लोग उसको मुझे लोगों ने बताया कि लोग उसको देख के भी फॉलो कर लेते हैं, ट्रेनिंग प्लान बना लेते हैं हाँ उसी बना से। लेते हैं। लोगों ने देखा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसी तैयारी, ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर लेते हैं। तो एक ऐसा मोमेंट जो आप बता रहे हो कि फोटो खींचने वाला, ऐसा हाँ। फैन मोमेंट तो मेरा भी हुआ है आपके साथ थोड़ा। SBI वाले रन के दौरान जब स्टार्ट हुआ तब तो अंधेरा था जी, तो मैं और निकिता साथ में रन कर रहे थे, तो आप पेस कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हम गए आगे ऐसे, तो हमारी बात हुई। मैंने आपको एक्चुअली पहचाना नहीं क्योंकि अंधेरा था उस टाइम पे, बट मुझे लगा अच्छा पेसर है, बढ़िया है और इसी पेस पे हमें दौड़ना है तो इकट्ठे करेंगे, क्योंकि करते पॉइंट भी रहेंगे। उस टाइम पे यही था कि यार हाँ। बातचीत करते चलो, मस्ती हाँ। में कंप्लीट और हम करनी भी है। पेसिंग बढ़िया उस एक ऐसे फ्लो में कर रहे थे जो ज्यादातर लोग उसी पेस को 8 फॉलो करना मिनट्स पर पसंद। किलोमीटर। हाँ, तो मैंने पेसिंग करी है 42 में
मतलब 4 घंटे वाली पेसिंग करी है मैंने, और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर्स में मुझे बस ज़्यादा मज़ा आया स्लो वाली पेसिंग में। मुझे लगा कि तेज़ वालों को इतनी ज़रूरत नहीं होती पेसिंग की, ज़रूरत तो होती है जो स्लो कर रहा होता है उनको। Exactly. तो मैं अब ज़्यादातर स्लो का टाइम लेता हूँ, भले ही थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा लगे, कोई इशू नहीं है, बट मज़ा उसमें आता है जब सब लोग साथ चलते हैं उसमें। बढ़िया ग्रुप था, 8-10 लोग थे आपके बस पे। हाँ, बस में तो, है जुड़ना ना? उतरना चढ़ना रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे बात चालू हुई तो निकिता ने कुछ बोला, अरे अब मेरे बारे में, कह रहे मैराथन करके आए हैं। फिर मैंने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिलेटेबल लग रहे हैं, एथलीट तो लग रहे हैं प्रॉपर, 8 मिनट्स पर किलोमीटर वाले पेसिंग किसी और रीजन से कर रहे होंगे। तो आपने बताया जमरान, तो मैंने निकिता को कहा, अरे यार किसको बता रहे हो? ये आयरन मैन कर चुके हैं पूरी। तब ये मुझे तो विविडली ध्यान है ये मुझे ये बात कॉन्वर्सेशन। याद है आपकी, आपने बोला अरे यार इन्होंने आयरन मैन किया, अरे नहीं यार फिर मैंने शायद आपसे बोला था हम सब आयरन मैन हम सब आयरन मैन है, वो आपका पेट देखा, डायलॉग याद है, आ गया वो मुझे। हाँ, वो आपका पेट डायलॉग है, हाँ, ये क्योंकि वो मुझे आपने ग्रुप में भी लिखा था। हाँ, एक्चुअली ये मुझे पसंद है ये बात कहना, इसलिए क्योंकि हम सब आयरन मैन हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अलग से एफर्ट डाल के कर रहे हैं ना। हम बहुत सारी चीजें हट के कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना एथलीट जो है वो 1% है या 2% है, तो हम वैसे ही इतने कम उसमें हैं, और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपनी जॉब के में से टाइम निकाल रहे हैं। तो हम सब जो कर रहे हैं वो कोई टफ पर्सन ही कर सकता है, और टफ पर्सन मतलब आयरन मैन। तो नहीं, वो इसलिए- आपका मतलब बड़प्पन ही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल I would say वो आपका सच्चाई है। लहजा बहुत बढ़िया है, मतलब अंदाज अच्छा है। हाँ, हम सब आयरन मैन। तो इन्होंने जब बोला कि आप ये तो तो आयरन Iron Man मैन है, मैंने कहा भाई हम सब आयरन मैन है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात कर रहे हो? पर सब अपनी रेस भाग रहे हैं, वो सब तो कर कहना ही रहे हैं। पड़ेगा। वो ऐसे कोई actually- आगे पीछे नहीं, सब अपनी हाँ। अपने आप से, मतलब कोई एक दूसरे से तो कोई रेस नहीं करने है। का कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें, मतलब। ये अच्छा था। नहीं, हम वापस आए तो मैंने कनिष्क को कहा, अरे यार बहुत बढ़िया कंटेंट रिकॉर्ड हुआ आज तो, बस बहुत ही किलर कंटेंट रिकॉर्ड हुआ। फिर बाद में देखा, अरे यार 360 पे था ही नहीं, मतलब एक कॉन्वर्सेशन है। क्योंकि वो कैमरा ना अगर 360 पे हो तो सोचना ही नहीं पड़ता है, हाँ। हर एंगल क्योंकि कैप्चर हो रहा है, तो उसमें ये फायदा ही यही है कि आपको किस तरफ पॉइंट करना है, कैसे नहीं पकड़ना है, वो पता, मतलब सोचना सब नहीं, दिखता ऑन है। करो और चलो। ओके, वो आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब आ रहा है उसमें एट द सेम टाइम, मतलब टेंशन फ्री। तो ये भी टेंशन फ्री होके चल रहे, तब इनको पता ही नहीं उसमें सेटिंग चेंज हो गई, ये सिर्फ सामने का ही दिख रहा है, और सामने क्या है, खाली सड़क, अंधेरा अलग से। और भाई क्या हाँ। है, कुछ मोमेंट होते हैं वो एक ही बार एंजॉय करने का। हाँ, हाँ। नहीं, अपन ने भी मान लिया कि वो हाँ, हाँ। पूरी फैन फॉलोइंग थी इनके साथ, लेडीज कितनी सारी। नहीं तो इसलिए तो हम अब पकड़ के कर रहे हैं ना पूरा, जो अच्छे से हो सकता है। अगर वो हो जाता तो आज यहाँ नहीं होते, अब मिल गया जो मसाला। नहीं, मैं सही तब तो बात है। फिर सोच ही लिया था कि जब भी अपन कुछ हाँ। करेंगे, हमने सोचा ही था इनफैक्ट कि करेंगे ये तो फिर- बातचीत करेंगे इंडिविजुअल्स के साथ। चलो सही है। तो अब हमने काफी बातचीत कर ली ट्रेनिंग, उसमें हमने देख लिया कि कितनी आप रन, बाइक, स्विम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी देख लिया, रिकवरी, रेस्ट, Correct. सब देख लिया। अब आते हैं न्यूट्रिशन वर्ड, हमने कई बार जिक्र किया, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, बट Correct. इसके बारे में आप कैसे फोकस करते हो, कैसे प्लान करते हो, आपका कुछ हैबिट्स, रूटीन्स क्या है थोड़ा? देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो एक तो आपका डेली रूटीन है जो आप उसमें खा रहे हो, क्योंकि आप ट्रेनिंग फेज में हो तो आप ज़्यादा चीट नहीं कर सकते हो, तो आपको उसका प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक, मेरा अगर पर्सनल बोलूँगा तो मैं घर का जो मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेता हूँ ज़्यादा, मतलब जैसे कि मैं मल्टीविटामिन्स लेता हूँ, कभी कभी कैल्शियम लेता हूँ, कभी मैग्नीशियम या आयरन लेता हूँ, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं लेता हूँ। नॉर्मल जो घर की डाइट है ज़्यादातर उसी पे फोकस रखता है कि उसमें अच्छा प्रोटीन की मात्रा रहे, एग्स हुए या चिकन हुआ या इन सब चीज़ों से, और सोयाबीन है, इन सब चीज़ों से ही लेने की कोशिश करता हूँ। सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो ओट्स का ही होता है, मतलब वो फिक्स है, और ओट्स हुए या जितने भी उसमें सीड्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, वो सब उसमें Sunflower seed, flax seed, chia सब seed. डाल लूल के सब रात में इसको प्रिपेयर किया जाता है, सुबह में उसको लेता हूँ। ये मेरा रूटीन में ही है। हालांकि ओट्स खाना इतना आसान नहीं होता शुरू में, बट वो मैंने अपने आप को समझा के आदत डाली, बट वो अच्छा लगता नहीं, है। और वो बहुत थोड़ा सा हाँ। शहद डाल दो 1 चम्मच, तो हाँ, बहुत बिल्कुल डिलीशियस चीज बिल्कुल भी है, exactly। ऐसा नहीं आपने तो बिल्कुल, मेरी पूरी हाँ। रेसिपी ओपन कर दी।
अब वो है, वो दुनिया में यही करते है। हैं लोग, ऐसा हाँ। थोड़ा है, सीक्रेट नहीं है कोई। एग्जैक्टली तो ये हुआ और उसके बाद फिर घर का नॉर्मल खाना डिनर भी टाइम से लेना, बस एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप खाओ। ये तो ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो रेस का न्यूट्रिशन है कि रेस में हम कैसे न्यूट्रिशन अपने आप को प्रोवाइड करें। जब जो हम रेस नहीं कर पाते हैं या जो लोग रेस में प्रॉब्लम फेस करते हैं उसकी वजह होती है फ्यूल नहीं देना अपने आप को, है ना। जब आप गाड़ी चला रहे हो और उसके बाद उसमें नहीं डालोगे तेल पानी ये सब जो भी डालना है तो वो तो कहीं ना कहीं सीज होगी। तो हाइड्रेशन का रोल आता है कि आपके क्रैम्प्स वगैरह ना हो, न्यूट्रिशन का रोल आता है कि आपको क्रैम्प्स ना हो, इंजरी ना हो। तो उसमें ड्यूरिंग रेस, अब आप अगर मैराथन की बात करो या आप ट्रायथलॉन की बात करो तो सबका अलग अलग है। सपोज करो हम रन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कोई ट्रेनिंग में हूँ, मैं सुबह 10 किलोमीटर आज मुझे रन करना है तो मैं कुछ खा के निकलूँगा। और ये सबको करना चाहिए कि वो कुछ थोड़े बहुत लेके, जैसे कि बनाना हुआ या थोड़ा ओट्स हुए या डेट्स हुए या कुछ सैंडविच ही हुआ, बट छोटा मोटा थोड़ा सा कुछ खा के ही ट्रेन करना चाहिए। खाली पेट ट्रेन मत करो, अदरवाइज फिर वो आप उतनी एनर्जी नहीं लगा पाओगे और बॉडी को नुकसान ही होना है। तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करो, स्टार्ट करो ट्रेन, ठीक। उसके बाद जब आप ड्यूरिंग रन हो या ड्यूरिंग वर्कआउट हो तो भी आप अपने आप को देते रहो। अब मैं आपको बात करूं आयरन मैन की, तो आयरन मैन में हम 15 मिनट्स में कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर मैराथन की बात करूं तो 30 मिनट्स में हम कुछ कंज्यूम करते हैं। ये तो सबको Standard। स्टैंडर्ड रूल्स हैं, तो वो कंज्यूम करना ज़रूरी है। प्लस हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं ताकि हमारा सॉल्ट और वो इम्बैलेंस ना हो, सब चीज़ें सॉल्ट शुगर। तो ये रफली 45 मिनट्स में हम 750 या 500 ml इतना खर्च ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आयरन मैन में होते हैं तो हम जितना हमारा एफर्ट लेवल होता है ना उतना हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम एफर्ट बढ़ा रहे हैं, हम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन चेंज होगा। ऐसा है। 42 में है तो कितना खाना है, हर 30 मिनट्स में कुछ खाना है, वो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ पसंद है। कई लोग बनाना खाते हैं, कई लोग एनर्जी बार लेते हैं, कई लोग घर का बनाया हुआ कुछ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आयरन मैन में जो मैंने लिया थ्रू आउट द न्यूट्रिशन मेरा घर वाला था। मैंने किसी भी एड स्टेशन से कुछ भी नहीं लिया सिवाय पानी के। और मेरी ज़्यादातर रेसेस रन सबका यही रूल है कि मैं अब एड स्टेशन पे सिर्फ पानी लेता हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरे पास मेरी खुद की होती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो जामरान जी की रेसिपीज के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ सीक्रेट रेसिपीज अगर जाननी है तो आप वैसे रोजे भी पूरे रखते हैं? जी, रोज़े मैं सालों से पूरे रख रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है 10 साल 11 साल की उम्र से। तो मैंने कभी रोज़े छोड़े नहीं हैं। एक बार बस छोड़े जब डेंगू हुआ था मुझे, वो भी ड्यूरिंग ये ट्रेनिंग फेज़ में ही हुआ था। उसमें भी उसके भी अगर मैं बात करूँ तो हमें रिकवर होना और उसके बाद वापस ट्रेनिंग से कनेक्ट होना टफ होती हैं चीज़ें, जब आप कोई बड़ी बीमारी या कोई इससे जूझते हो। लॉन्ग पीरियड हाँ, गैप का आ जाए। बट ये है कि वो अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करो तो आप कर सकते हो, टफ नहीं है किसी के लिए भी। तो नॉर्मल डेज में और रोजे में आपको कितना डिफरेंस लगा अपनी एनर्जी, अपनी ट्रेनिंग में, और आप कैसे उसमें एडजस्ट करते हैं? नॉर्मल डेज में मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो मॉर्निंग में होती है कि मैं सुबह 5 या 6 बजे से स्टार्ट करता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म करता हूँ। बट रोज़े में ये होता है कि मैं ऑलरेडी फास्टिंग पे होता हूँ, मुझे पता होता है अगर मैं अभी सुबह ट्रेनिंग करता हूँ तो रात तक मुझे ड्रेन हो जाऊँगा मैं। तो मेरी ट्रेनिंग का शेड्यूल चेंज होता है, मैं रात को जब मैं फास्ट ओपन करता हूँ उसके बाद में फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। बट मैं रोज़े में ट्रेनिंग कम करता हूँ। जैसे मैं 2 वर्कआउट अगर मैं बिना रोज़े करता हूँ तो रोज़े में 1 वर्कआउट करता हूँ बस। 1 वर्कआउट 1 डे मतलब मेरा रूल है ड्यूरिंग फास्टिंग। अब वो चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो या रनिंग हो या साइकिलिंग हो, तो रात में मैं वो करता हूँ, वो मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। मेरा मानना ये है कि जब आप कोई फास्टिंग कर रहे हो तो वो आप ऑब्वियसली आप गॉड के लिए कर रहे हो या आप कनेक्टेड हो, आप अपने मतलब Religion से। रिलीजन से या इसलिए कर रहे हो, तो उसको कभी भी ऐसे नहीं जताना चाहिए कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। उसको ये करना चाहिए कि भाई मैं तो ये अपने मन से आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं करके और पड़ जाऊँ घर पे कि भाई मैं तो भाई अब आपके लिए फास्ट कर रहा हूँ, अब मैं घर पे रहूँगा, मैं किसी का ना काम करूँगा ना कुछ ऐसा नहीं सोचता मैं। तो मेरा सोचना ये है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम अपने दूसरे काम भी करें, ऑब्वियसली हम कनेक्ट हों ज़्यादा, हम अपना ज़्यादा टाइम दें प्रेयर्स में, बट हम अपने जॉब पे भी जाएँ, हम अपने और जो काम है, ज़िम्मेदारी उनको पूरा करें।
तो वो इसलिए मैं वर्कआउट्स को करता हूँ। कभी इसमें कुछ अलग हुआ, जैसे रोजे के टाइम ट्रेनिंग करते समय कभी गिर गए हुआ। हो, कभी एग्जॉस्ट हो गए हो? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया 5-1 साल से मैं स्पोर्ट्स में आया दोबारा, या पहली बार ही मान लो जब भी आया, तो जब पहली बार रोजे आए और मैं वर्कआउट कर रहा था, तो मैंने स्टार्ट करा जब रोजे, मतलब मैं वर्कआउट कर रहा था हर दिन, रोजे स्टार्ट हुए तो भी मैं वर्कआउट करता रहा। तो जो ये मतलब मॉर्निंग वाला ही वर्क जो आपका नॉर्मल मॉर्निंग में, रूटीन इवनिंग में ही कर रहा था, evening बट में ये कर कि रहा। मैंने गैप नहीं लिया कुछ भी। बट ये जब शुरू का पीरियड होता है, जब आप फास्टिंग में आते हो, तो वो टाइम थोड़ा सा बॉडी एडजस्ट करती है, वो आपके इस दिनचर्या को अडॉप्ट करने में टाइम लेती है, तो आपको कुछ रेस्ट लेना चाहिए थोड़ा सा वर्कआउट से। तो जितने भी लोग आज के डेट में मेरे साथ लोग ट्रेन या करते हैं, या जिनको मैं बताता हूँ, तो अगर कोई रोज़ फास्टिंग कर रहा है या रोज़े रख रहा है, तो मैं नहीं बोलता हूँ जब आप स्टार्ट करो तो 2-3 दिन का ब्रेक ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी उसमें आ जाए। ये गलती मैं खुद करके सीखा हूँ, हो सकता है सबके साथ नहीं हुआ हो, बट मैं अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, और मैं फिर तबीयत भी मेरी ख़राब होगी, और इम्यूनिटी वीक होती है मेरी। मतलब मैं अपने आप को टाइम ही नहीं देता रिकवर होने का, ना न्यूट्रिशन वाइज दे रहा हूँ, ना बॉडी को दे रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हम जब भी अब फास्टिंग स्टार्ट हुई, 2 साल मैंने ये खुद से भी भुगत के फिर सीखा। तो तीसरे साल मुझे समझ में आया कि 4-5 दिन का गैप लो। तो जब भी फास्टिंग स्टार्ट होती है तो मैं 4-5 डेज का गैप लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद और फिर स्टार्ट भी करता हूँ। शायद से स्लो स्टार्ट Slow करो, एकदम start फुल करता उतना ही हूँ। नहीं, ना, आप पहले ही बिल्कुल हाफ नहीं। कर रहे हो, आपको 2 तो की बस जगह 1 इसमें कर लिया, मेंटेन उसमें भी करना है। थोड़ा इस सा 30 डेज हाँ, आप अगर फास्टिंग कर रहे हो, रोजे रख रहे हो, तो इसमें आपको बस मेंटेन करना है कि आपकी थोड़ी सी बस मेंटेन एक्टिविटी रहे। होती हाँ, रहे, बस। बॉडी डाउन ना जाए। हाँ, ताकि जब आपके रोजे खत्म हो तो आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़े, आप फ्लो में हो, बस आप अपनी पीक ट्रेनिंग पे आ जाओ फिर। इसीलिए अब हमारा रोजे को जब खत्म हुआ तो हम तुरंत जुड़ पाए वापस अपने वर्कआउट से, ट्रेनिंग से। आपको लगा कि फुल आयरन मैन करने के बाद, इतना बड़ा चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई? चेंज तो हुई, घर वाले और रिस्पेक्ट मतलब पहले जैसे रिश्ते, आपने बोला था ना कि शुरू में कि लोग बोलते थे क्यों, मतलब ये क्या पागलपन है, तो ये लोगों ने नहीं बोलना बंद कर दिया। थोड़ा लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा। उनको भी अब लोग प्राउड फील करते हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स या कजिन्स हैं तो बताते हैं, मुझे भी बताते हैं कि यार हमें अच्छा लगता है बोलते हुए। तो लाइफ में चेंज तो आए, घर वालों ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से कि यार ये एक इवेंट करता है साल में, या 1-2 करते ये हैं, एक लाइफ का पार्ट तो बन वो चुका है। हाँ, चेंजेस तो आए, बट ये सारे अच्छे चेंजेस हैं इस तरह के कि एक्सेप्टेंस बढ़ गया सबसे ज्यादा। नहीं, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा अलग रिस्पेक्ट से सब आपको देखते होंगे। हम खुद ही उस कैटेगरी में है ही हैं कि एक अलग रिस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, बिकॉज आप एक कोई ऐसी चीज अचीव करके आए हो जो वी नो कि एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल टास्क है। मतलब कितने लोग सोच भी सकते हैं वो करने का। तो मतलब मैं तो जितने लोग मुझे अगर ऐसे देख रहे हैं तो मैं तो उनको यही मैं समझता हूँ कि तो मेरे सब भाई मुझे प्यार ही करते हैं इसीलिए, और वो पहले भी ऐसे ही थे मेरे साथ, और आज भी सब लोग वैसे ही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से लोगों को ये पता चला कि आयरन मैन किया है फुल किसी ने, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जानने लगे हैं, लोग पहचानते हैं इसलिए। तो अगर कोई सर्च करके जान रहा है या कोई, तो मतलब ये कि हाँ थोड़ा जान पहचान लोग और ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल recognition। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को और कोई चेंज फील अपने अंदर नहीं होता ज़्यादा। मुझे लगा एक इवेंट था जो मैंने किया, अच्छे से हुआ, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीबडी एल्स, जितने भी आसपास हैं सब, अकेले का नहीं है, इसलिए मैं कभी फील नहीं कर पाता ऐसा। एक क्वेश्चन हम सभी से पूछते हैं, आप अभी पॉडकास्ट में आए तो आप कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं और आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? जब मैं ट्रायथलॉन के लिए मैंने रजिस्टर किया तो मैंने बहुत सारे रैंडम पॉडकास्ट ट्रायथलॉन से रिलेटेड पूरे एपिसोड्स सुने, और बहुत किसी का हार्डकोर तो नहीं मैं देखूं, बट हाँ जितने भी मैंने पॉडकास्ट सुने तो पुराने रिलीजेस सभी सुने, तो क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, तो बहुत सीखा। जब ट्रेनिंग हम इंडोर करते हैं तो कान में हेडफोन लगाया, पॉडकास्ट सुन रहे हैं बहुत सारे, ज़्यादातर मेरे ट्रेनिंग से रिलेटेड ही मैंने, उसके अलावा और किसी में फोकस नहीं रहा स्पेशल कोई ऐसा नहीं। बट हाँ अभी आजकल प्लांटेड रनर ऐसा वो सुनता हूँ कभी कभी, तो कोई खास नहीं है। और भी आप कोई सोचे तो भेजिएगा, हम फिर मैं लिंक share में डाल मेरे देंगे पास आपके list यहाँ पूरी जो है जो आपके मैंने हैं, वो सुने, हम एक लिस्ट शेयर वो मैं कर देंगे आपको पूरी सबके share कर साथ, दूंगा। तो कोई भी देखना सुनना वो चाहे। ऐसे पॉडकास्ट हैं जो अगर कोई ट्रायथलॉन्स की तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत सारी बेसिक मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो लिस्ट तो मेरे पास पूरी है। अब इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर लोग आपको ढूंढना चाहें तो आपको कैसे ढूंढ सकते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं तो भोपाल में अवेलेबल हूँ ऑल द टाइम, सब
किसी नहीं भी तो टाइम आपका कोई मेरा इंस्टाग्राम पे जमरान हुसैन के YouTube। नाम से है और स्ट्रावा पे मैं जमरान के नाम से हूँ। बाकी तो हम जमरान इसके भी लिंक वैसे डाल देंगे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन जमरान में। बहुत यूनिक सा नेम है और अच्छा। मुझे बहुत प्यार है अपने नाम से। ये बहुत ही प्यारा नाम है, मेरे को तो लगा होगा और कॉमन होगा। मतलब मेरे को अपने नाम नॉर्मली लोगों को नहीं होता हो, पता नहीं मुझे, बट मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। तो मैं आपने देखा होगा मैं अपनी टी शर्ट पे नाम लिखवाता हूँ वो, क्योंकि मुझे वो मेरा नाम बस पसंद है। तो मेरे नाम से आप सर्च करोगे तो ही मिल जाएंगे। तो इंस्टा हुआ, फेसबुक हुआ, सब जगह जमरान जमरान नाम से। हुसैन आयरन मैन ऑफ भोपाल। ये नहीं पता कि ये मैंने सर्च नहीं करा कि ऐसा लिखा आता है, बट हाँ जमरान हुसैन लिखोगे तो शायद, जमरान हुसैन साइकिलिस्ट लिखोगे तो मिल जाए, शायद रनर लिखो मिल जाए ऐसा। आज मैं इसको भी सर्च तो करके देख मतलब लूंगा। है जमरान पे का भी कोई हाँ, मीनिंग है वैसे? जमरान का मीनिंग होता है ग्रुप लीडर हुआ या अरे टीम वाह। लीड हुआ, कैप्टन ऑफ द ग्रुप बोल सकते हो आप। ये उर्दू में आप उसको अमीर बोलते हो, यानी किसी भी जमात का अमीर, यानी ग्रुप का। पर उर्दू वर्ड है जमरान नहीं, या ये पर्शियन वर्ड, पर्शियन? अरबिक वाला नहीं, पर्शियन हो गया जो पर्शियन है। और ईरान भी, में हाँ। बोला जाता है। अरबिक डिफरेंट, अरबिक में नहीं है ये। अरबी भी हाँ। नहीं, मतलब एकदम नहीं, एक्चुअली लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं जमजम से जमरान है, ऐसा नहीं है। जमजम जो है वो अलग वर्ड है, जमरान अलग वर्ड है। आलोक भाई और कनिष्क भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह आपने ये सब चीज़ें सेटअप करी हैं और आपने जो विजन रखा है आगे अपना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसमें अगर मेरा भी कोई योगदान हो, और दिल से बधाई भी देना चाहता हूँ, कांग्रेस करना चाहता हूँ कि भाई इसको जितना अच्छे से आगे बढ़ाएं। आपकी नीयत, आपका दिल इतना साफ है उस सब चीज़ों को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक्स अ लॉट।